गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आज हम लोग कर रहे हैं अपना टॉपिक लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म इन इंडिया। अच्छा गाइस, अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया हुआ है अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, उसके बाद हमने कवर किया हुआ है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो यूनिट उनके सारे टॉपिक्स अभी तक कवर हो चुके हैं गाइस। ठीक है, अगर आपको टॉपिक्स चाहिए, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अब सिंपली जाओ। एक मिनट को लेट मी शो यू, बिकॉज मेरे को कमेंट भी आया था कि बाकी टॉपिक्स का है, कार्ल मार्क्स है, जॉन रॉल्स है, बट वो कवर हो चुका है गाइस। आप सिंपली जाओगे। ओके, दिस इज द वेबसाइट गाइस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन। आप सिंपली गूगल पर सर्च कर लेना, आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिखती है वेबसाइट को। ठीक है, आप सिंपली जाओगे, यूजीसी नेट पे क्लिक करना। ओके, जब भी आप क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा आपको वीडियो लेसन्स, जस्ट क्लिक दैट। यहाँ पे आपको ये सारे जो टॉपिक्स है ये ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर है। बाकी अगर आपको टॉपिक्स चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपली क्लिक करो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे। आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे यहाँ पे। प्लेटो है, अरिस्टोटल है, मैकियावेली है, आपके हीगल, एंटोनियो ग्राम्सी, आपके कार्ल मार्क्स, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, फ्रेंड्स फैनन, जॉन रॉल्स, माओ जेडोंग, कन्फ्यूशियस। ठीक है, यहाँ पे सारे टॉपिक्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कवर है यहाँ पे। ठीक है, आपको सिंपली करना क्या है गाइस, अगर आपको वीडियो लेसन चाहिए सारे के सारे फॉर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप सिंपली जाना, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसको क्लिक करो। ठीक है, आपको ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये आप सिंपली गोल्ड या सिल्वर में से एनरोल कर सकते हो किसी भी बैच के लिए। आपको जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, वीडियो लेसन्स, जो भी हम लोग टॉपिक्स कवर करते जाएंगे वेबसाइट पे, उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आप सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आपका प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी पीएसआईआर के लिए हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए हो, किसी के लिए भी आप सिंपली गोल्ड या सिल्वर में सिंपली एनरोल कर सकते हो। ठीक है, वीडियो लेसन जैसे जैसे बनते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे। अभी तक हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो वीडियोस हैं वो कंप्लीटेड हैं। बाकी जो नोट्स हैं वो सारे यूनिट्स के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब सिंपली जाओगे यहाँ पे, देखो अगेन हम जाते हैं यूजीसी नेट पे। आप सिंपली नोट्स पे क्लिक करो। बिकॉज गाइस कोर्स जो है ना वो पूरा वेबसाइट पे ही कवर होगा, वो यूट्यूब पे कवर नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको सारी वीडियोस चाहिए तो आपको एक्सेस लेना पड़ेगा इसके थ्रू। यहाँ पे आपको सारे के सारे जो यूनिट्स हैं सबके नोट्स कवर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एवरीथिंग कंजर्वेटिज्म है, अभी तक हमने कवर नहीं किया है वीडियोस का, बट उसके सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप सिंपली क्लिक करोगे, पूरा आर्टिकल खुल के आ जाएगा एंड इसमें सब कुछ कवर है आपका। ठीक है, तो नोट्स आपको सारे यूनिट्स के मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको गाइस मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये भी इसके अंदर मिलेगी। आप सिंपल जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज आई बिलीव प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप प्रिपेयर यूजीसी नेट के लिए कर रहे हो, चाहे आप प्रिपेयर सीयूटी पीजी के लिए कर रहे हो। ठीक है, ये गए सेक्शन में मॉक टेस्ट, सिंपली जाके सॉल्व कर सकते हो इनको। ओके, एंड मैंने जो प्राइस रखा है वो काफी अफोर्डेबल रखा है, सो दैट एवरीवन कैन बाय दैट। बाकी अगर आप सिल्वर और गोल्ड में, ठीक है, आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, एट द सेम टाइम आपको वन ऑन वन मेंटरशिप, ठीक है, डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, वो भी आपको मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, तो आई गेस दिस इज द बेस्ट डील यू कैन हैव राइट नाउ। और वीडियो कोर्सेज जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे उनका एक्सेस आपको मिलता जाएगा। थ्रू दैट आप जो टॉपिक्स हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, या जो भी वीडियोस अब कवर होंगे उनका एक्सेस आपको यहाँ के इसके थ्रू मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, आई होप सबको सब कुछ क्लियर है यहाँ पे अब। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वो आप कर लेना कंप्लीट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, पेन चेंज करना पड़ेगा, इसका कलर चेंज हो जाता है।
ओके। एंड लिबर्टी में जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें अभी तक हम लोगों ने कवर किया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आपका, एट द सेम टाइम लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी। ये दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं एंड थर्ड टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ये वाला। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लिबर्टी और लिबरलिज्म को ना 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है मैंने, एंड पहले वो 3 पार्ट हम कवर करेंगे, उसी के बाद हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटिकल थ्योरी के वो कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने कवर कर लिया, सेकेंड पार्ट हमने कवर कर लिया, एंड ये थर्ड पार्ट है जो हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो लिबर्टी लिबरलिज्म को इसी वे में पढ़ना है एंड साथ ही साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे सो दैट आपका पेपर में कोई भी चीज मिस आउट ना हो। एंड इस वीडियो में गाइस स्पेशली मैंने काफी सारे नए टॉपिक्स डाले हैं जिनके बारे में आपको शायद नॉलेज होगी ही नहीं, बट पेपर के पर्सपेक्टिव से काफी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस आए हैं उन पे, तो उनको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे आज। क्लियर? चलिए, अब जो आपका लिबरलिज्म है गाइज वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी माना गया है ऑन इंटरनेशनल लेवल एज वेल, ठीक है। जैसे रियलिज्म है, रियलिज्म जो है बात करता है आपकी स्ट्रगल फॉर पावर, कि जो पूरी दुनिया है ना, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, उसमें सारी कंट्रीज अपने बारे में सोचती हैं खाली, ठीक है, अपने पावर को इंक्रीज करने के बारे में सोचती हैं एंड अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करती है। तो जो लड़ाई है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो वॉर है, वो इनएविटेबल है, उसको रोका जा नहीं सकता, बिकॉज जब हर कोई अपने बारे में सोचेगा तो एक कंसेंसस पे, एक चीज पे वो नहीं आ पाएंगे साथ में मिलके, तो लड़ाइयाँ जो है वो होती रहेंगी। तो ये बात करता है रियलिज्म। वेयर एज जो आपका लिबरलिज्म है आईआर में, वो बात करता है पीस की, कोऑपरेशन की। वो बोलता है कि नहीं, जो इंसान है ना, जो नेशन स्टेट्स हैं, वो उनमें समझ है, उनको सही गलत पता है, वो साथ में मिलके कोऑपरेट कर सकते हैं। बस हमें कुछ ऐसे एरियाज देखने हैं जहां पे उनका जो कोऑपरेशन है वो हो सके, ताकि अगर कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, चीजें करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो लड़ाइयां हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका लिबरलिज्म का आईआर में। क्लियर? चलिए, अब हिस्टोरिकल ओरिजिन जानते हैं उसका। तो 17th सेंचुरी में आपको पता है कि लिबरलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, ये लास्ट वीडियो में मैंने समझाया हुआ था आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले आपका एब्सोल्यूट मोनार्की थी, किंग का रूल चल रहा है, ठीक है, एंड किंग अपनी मनमानी करता था। एट द सेम टाइम वहां पे फ्यूडलिज्म था, ठीक है, जहाँ पे जो लॉर्ड्स थे एंड सर्फ थे। लॉर्ड्स जो थे वो सर्फ को एक्सप्लॉइट करते थे, कहीं ना कहीं वो स्लेवरी का जो सिस्टम था वो था। तो जो आजादी थी, लिबर्टी थी, फ्रीडम था, वो था ही नहीं। तो इनके अगेंस्ट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चीज थी जो थी चर्च की अथॉरिटी। चर्च था आपकी हर चीज में इंटरफेयर करता था, आपको चर्च बताता था कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। तो इन चीजों से लोग खुश नहीं थे, तो इन तीनों चीजों के खिलाफ निकला आपका मूवमेंट, जो आजादी के बारे में था, फ्रीडम के बारे में था, राइट्स के बारे में था, उसको बोला गया लिबरलिज्म, ठीक है। एट द सेम टाइम 17th सेंचुरी में मर्केंटिलिज्म भी आया था। इसका मतलब सिंपल है गाइस, कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है ना, इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे यूएस है, यूएस ने फ्रांस को एक्सपोर्ट किया काफी सारा, ठीक है, एंड जो यूएस को उसको पैसा मिला, तो कैपिटल मिला, तो वो कैपिटल अच्छा खासा इंक्रीज हो गया। बट जो फ्रांस है उससे इंपोर्ट बहुत कम किया, लेस किया, इंपोर्ट है वो कम किया। तो जो फ्रांस है, फ्रांस के पास पहले तो फ्रांस ने पैसा दिया एक्सपोर्ट का, फिर जो इंपोर्ट है उससे कम लिया, तो फ्रांस के पास जो चीजें है ना, फ्रांस वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी में चला गया एंड यूएस को फायदा हो गया। तो ये ही होता है मर्केंटिलिज्म, सिंपल। एक सिस्टम होता है इकोनॉमिक जहां पे आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, ठीक है, एंड आप इंपोर्ट कम करते हो, बैरियर्स लगा देते हो, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है इंटरनेशनल लेवल पे वो क्रिएट हो जाती है। तो कुछ कंट्रीज अच्छा कर पाती हैं, वो ज्यादा अमीर हो जाती हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज कम रह जाती हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर आता है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में धीरे धीरे करके चीजें चेंज हुई, जब लोगों ने बात करना शुरू कर दिया आपके जस्टिस पे, ऑर्डर पे, पीस पे, ओके। लोगों ने बात किया कि किस तरीके से हम नेशन स्टेट्स के बीच, कंट्रीज के बीच एक पीसफुल रिलेशंस को सेटल कर सकते हैं हम,
उन चीज़ों के बारे में बात शुरू की। फिर आया आपका 1795 पे इमैनुअल कांत, जिन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क दिया परपेचुअल पीस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, हम हर जगह पढ़ रहे हैं, स्पेशली इमैनुअल कांत को, उनके वर्क को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो जहाँ वो बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक नेशंस है ना, डेमोक्रेटिक नेशंस, ये लोग लड़ाइयाँ बहुत कम करते हैं एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। क्यों? बिकॉज जो डेमोक्रेसी है वो बात करती है आपकी फ्रीडम की, राइट्स की, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट। एंड आपको पता है जैसे जैसे लिबरलिज्म एक्सपेंड हुआ, आपको डेमोक्रेसी भी एक्सपेंड हुई, बिकॉज डेमोक्रेसी के आइडियल्स भी सेम है। तो मोस्टली कंट्रीज आज भी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज उनको फॉलो करती हैं। तो जब आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आइडियाज है वो सेम है, तो आपका कोऑपरेशन बेटर होगा। ठीक है, दो लोगों के जो विचार हैं, जो थॉट्स है वो मैच कर रहे हैं, तो उनके बीच बातचीत, रिलेशंस बेटर रहेंगे। तो वही है, ये जो डेमोक्रेटिक नेशंस है ना, वो वॉर में, वो कन्फ्लिक्ट में बहुत ही कम एंगेज होते हैं, एंड पीस उससे स्टैब्लिश हो पाता है। तो ये उसी के बारे में बात करते थे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ वॉर। द थिंग इज, लोग ना बात करना शुरू कर देता किस तरीके से पीस जरूरी है, लोग समझदार हैं, लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, ये सब सिर्फ बातें रह गई, एंड वर्ल्ड वॉर वन हो गया, जिसकी वजह से आया खूब सारा डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंपल। बट स्टिल जो आपके लिबरल थिंकर्स है ना गाइज, वो फिर भी डटे रहे, वो बोलते रहे कि नहीं, इंसान फिर भी अच्छा है। ठीक है, जैसे आपका लॉक था, आपके रूसो थे, वो बोलते थे कि नेचर वाइज इंसान अच्छा है। ठीक है, वो कोऑपरेट कर सकता है। ठीक है, उसमें ह्यूमैनिटी है। तो वही आपका लिबरल भी बोलते थे कि ठीक है, लड़ाइयाँ हुई, वर्ल्ड वॉर हुई, लेकिन फिर भी हम मानते हैं इंसान अच्छा है। ठीक है, नेगोशिएशन हो सकता है, कोऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, उसी का बात करते हैं। जो इंसान है ना, वो अंदर से अच्छा है। ठीक है, वो कोऑपरेशन चाहता है, वो चाहता है शांति, साथ में मिलकर रहना, ना कि लड़ाई। नेगोशिएशन इन लॉ, वो फोकस करते थे डिप्लोमेसी पे, इंटरनेशनल लॉ पे, एंड रूल बेस्ड ऑर्डर, जहाँ पे हम लोग रूल्स कुछ लेके आएंगे। ठीक है, एक इंटरनेशनल सिस्टम को स्टैब्लिश करेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, बातचीत से चीजें सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सिंपल। फिर वहां पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन। उस टाइम पे आया आपका लीग ऑफ नेशंस, तो जितने भी कंट्रीज है ना, साथ में मिलके आएंगी, एंड आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी, जहाँ पे जितने भी इश्यूज होंगे पूरी दुनिया में, सब लोग आएंगे, बैठेंगे, उन पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड जब भी कोई लड़ाई होगी, तो हमेशा ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा उन लड़ाइयों को सॉल्व करने के लिए काम करेगी। ओके, एट द सेम टाइम लड़ाइयाँ वहाँ पे उस समय आपकी वर्ल्ड वॉर वन हो गई थी, जो डिस्ट्रक्शन हो चुका था ना, उसके लोग ऑलरेडी खिलाफ थे, तो लोग चाहते थे कि शांति बनी रहे। तो इससे जो लिबरलिज्म था वो रहा, सस्टेन किया। क्लियर? चलिए अब क्या हुआ, जो लीग ऑफ नेशन है ना गाइस, वो फेल हो गया, बिकॉज उसमें ना एक वो नहीं थी परमानेंसी, कि उसमें इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं थे कि आपको मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसकी खुद की कोई मिलिट्री नहीं थी। ठीक है, कि अगर आप गलत चीज कर रहे हो तो हम आपके खिलाफ आवाज उठा सकें। तो लोगों ने हल्के में ले लिया लीग ऑफ नेशन को, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। ठीक है, फिर अगेन जब वो लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, तो लोगों ने रियलिज्म में बिलीव करना शुरू कर दिया एज ए डोमिनेंट आइडियोलॉजी, कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, वहां पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए जितने भी नेशन है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, एंड वो अपनी पावर के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, एंड वो अपनी पावर के लिए कुछ भी करेंगे। तो जो पूरा वर्ल्ड है ना, इट इज स्ट्रगल फॉर पावर। इंटरनेशनल ऑर्डर है ना, वो सिंपली कुछ नहीं है, बल्कि स्ट्रगल फॉर पावर है। एंड जो नेशन है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दे फोकस ऑन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। इसीलिए जो कोऑपरेशन है वो हो ही नहीं पाएगा, और जो लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट है, वो इनएविटेबल है, मतलब उसको आप रोक नहीं सकते। तो लोगों ने इन चीजों के पीछे बिलीव करना शुरू कर दिया कि हाँ ऐसा है, बिकॉज कोई गवर्नमेंट नहीं है इनको गवर्न करने के लिए, तो वो अपनी मनमानी करेंगे, तो आप लड़ाई नहीं रोक सकते। रियलिज्म का ये पर्सपेक्टिव था। बट फिर भी
जब का लिबरलिज्म था उसने हार नहीं मानी, उसने बोला कि मैं नहीं मानूंगा हार, मुझे विश्वास है कि इंसान अच्छा है, ठीक है, वो कोऑपरेट कर सकता है। तो काफी सारे नए मैकेनिज्म आए, आपके सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म है, ट्रांसनेशनलिज्म है, प्लूरलिज्म है, इंटरडिपेंडेंस थ्योरी है, इस लिबरल पीस थ्योरी है आपका, ठीक है। इन चीजों के थ्रू जो लिबरलिज्म था वो स्टिल इंटरनेशनल वर्ल्ड में सस्टेन करता रहा, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे अब किस तरीके से उसने राइज किया अगेन। फिर वर्ल्ड वॉर टू हुई, जब वर्ल्ड वॉर वन हो गई, वर्ल्ड वॉर टू हो गई, कोल्ड वॉर हो गया, तो पूरी दुनिया ने देखा भाई कि हमें अब पीस चाहिए, ऑलरेडी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है एंड ये सही नहीं है। तो लोगों ने कोऑपरेशन पीस उसको बढ़ावा दिया काफी ज्यादा, ओके, जिसने स्पेस दिया लिबरल थ्योरीज को एक्सपेंड करने का कि हाँ ये थ्योरीज भी लोग मान सकते हैं, इन थ्योरीज की भी कोई वैल्यू है एंड एक्चुअली हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं एंड जो वॉर्स की सिचुएशन है उनको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू रियलिज्म के रिस्पॉन्स में आया आपका न्यू लिबरल इंटरनेशनलिज्म, ठीक है, यही है आपका जो मेन है लिबरलिज्म इन आईआर, ठीक है। जो न्यू लिबरलिज्म रियलिज्म था वो मानता था इन सिक्योरिटी डिलेमा, वो बोलता था कि दुनिया जो है ना वर्ल्ड एनार्किक है, कि कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो उनको गवर्न कर पाए, इसलिए सारे नेशंस अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम किसी एक ने हथियार खरीदे या हथियार बनाए, उसको देख के दूसरा भी हथियार बना लेगा, ठीक है। उसने बॉम्ब बनाया तो मैं भी बॉम्ब बनाऊंगा, ताकि वो कभी हम पे अटैक ना कर दे और हम हार ना जाए। तो हमेशा रेस लगी रहती है, डर बना रहता है, इसलिए लोग पहले अटैक कर देते हैं कई बार, इसलिए लोग कई बार वेपन्स बनाते हैं, वेपन्स बनाएंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। उसको बोलते हैं ये सिक्योरिटी डिलेमा। बट जो नियो लिबरल था वो बोलता था हम लेके आएंगे नियो लिबरल सिक्योरिटी कम्युनिटी, जहां लोग डरेंगे नहीं बल्कि साथ में मिलके आएंगे और एक कम्युनिटी बनाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, और एक दूसरे का साथ देंगे ताकि जो डर है वो खत्म हो जाए। अब डर नहीं रहेगा तो लड़ाइयों के चांसेस कम रहेंगे, हथियार कम बनाएंगे लोग, ठीक है, और एक साथ रहेंगे तो पावरफुल ज्यादा हो जाएंगे वो। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया सिक्योरिटी कम्युनिटी का, जहां पे लोग डिस्कस करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, इस तरीके से पीस को स्टैब्लिश करेंगे, सिंपल, क्लियर। अब आया आपका साइंटिफिक राइगर, इसमें आता है आपका गेम थ्योरी, ठीक है, रेशनल चॉइस मॉडल्स एंड एम्पिरिकल मेथड्स। ये सिंपल है, गेम थ्योरी में क्या होता है, एक जीतता है एक हारता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। बट एट द सेम टाइम अगर हम गेम को देखें तो गेम भी सब लोग साथ में मिलके खेलते हैं, कोऑपरेट करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और साथ में जीतते हैं। तो वो चीज उनसे लो ना, जो अच्छी चीजें हैं, कोऑपरेशन है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट है, ठीक है, साथ में मिलके लोग आते हैं, कलेक्टिव गेम खेलते हैं वो लोग। तो वो चीज सीखो लो उन चीजों से। रेशनल चॉइस मॉडल सिखाता है किस तरीके से जो नेशन है वो समझदार है, वो लॉजिक रीजन उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कोऑपरेशन बेटर रहेगा, इससे लोग कलेक्टिवली चीजें कर पाएंगे एंड लड़ाइयाँ कम होंगी, क्लियर। वही जो न्यू लिबरल था आपका फोकस करता था कोऑपरेशन अंडर एनार्की, जब कोई भी गवर्नमेंट नहीं है फिर भी लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, इसमें बिलीव करता था, ठीक है। बस हमें कंडीशंस ढूंढनी है जहां पे लोग कोऑपरेट कर सके, दैट्स इट, क्लियर। चलिए, लिबरलिज्म एंड एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब लोग कोऑपरेट करते कहाँ कहाँ हैं, पहला इंटरनेशनल ऑर्डर्स एंड गवर्नेंस, ठीक है, जहाँ लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, क्यों होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए वहां पे। दूसरा पीस स्टडीज एंड डेमोक्रेसीज, ठीक है, यहाँ पे लोग कोऑपरेट करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो नेशन स्टेट्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि पहले ट्रेड करेंगे फायदा होता है, फायदा होता है उन लोगों को, तो उनको कहीं ना कहीं लगा रहता है कि अगर मैं उससे लड़ाई करूंगा तो हमारा ही नुकसान होगा, लड़ाई नहीं करते, ठीक है। दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिट है कि हम ट्रेड करेंगे, अच्छा करेंगे, हम जो दोनों कंट्रीज हैं उनके जो लोग हैं वो भी खुश हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, लड़ाई करनी ही नहीं है, सिंपल। ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स भी एक नेशन का पार्ट नहीं है, वो भी इंटरनेशनल इशू है, ठीक है, तो उस पे भी एट द सेम टाइम
मल्टीकल्चरलिज्म, ट्रांसनेशनल सोसाइटी, ये भी आपके इंटरनेशनल इश्यूज हैं जिन पे आप डिस्कस करते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लिबरल ट्रेडिशन की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, द ह्यूमन रीजन। लॉक भी बोलते थे कि किस तरीके से इंसान है, इंसान में समझ है, ठीक है, वो अपना सही गलत सोच सकता है, उसके पास रीजन है। ओके, वैसे ही जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, वहां भी जो नेशन स्टेट्स हैं वो समझदार हैं, वो भी रीजन लगा सकते हैं, वो भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी कोऑपरेशन चाहिए, वो भी समझदार है, सिंपल। तो लोग साथ में मिलके आएंगे, अपनी समझदारी दिखाएंगे और इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ताकि वो इंस्टीट्यूशन में हम लोग आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, इन चीजों को सॉल्व करेंगे, ताकि लड़ाइयाँ ना हो, सिंपल। ठीक है, दूसरा आता है बिलीव इन ह्यूमन प्रोग्रेस। जो आपके लिबरल्स थे वो बिलीव करते थे कि जो इंसान है ना, वो सिर्फ लड़ाई नहीं करना चाहता, वो सिर्फ लड़ाई में उलझा नहीं रहना चाहता। ठीक है, इंसान सीखता है, उसको डायलॉग चाहिए, उसको बातें चाहिए। ठीक है, वो सोच सकता है, उसमें ह्यूमैनिटी है। तो हम एक्चुअली एक मोर पीसफुल इंटरनेट सिस्टम को बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम एक ग्रेटर जस्टिस को, इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सकें, ताकि सारी कंट्रीज साथ में मिलकर आए और इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तब लड़ाइयाँ कम होंगी अपने आप ही। ठीक है, एंड कोऑपरेशन को हम प्रमोट करें, इस तरीके से जो वायलेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा अपने आप ही, और इंसान की जो प्रोग्रेस है वो बेटर हो जाएगी, सिंपल। दे बिलीव इन ह्यूमन प्रोग्रेस, कि इंसान अच्छा है, समझदार है, वो कोऑपरेट कर सकता है, उसको लड़ाई नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो बढ़ चुका है लड़ाई से आगे। फिर आता है डोमेस्टिक इंटरनेशनल लिंकेज। आपकी कंट्री में जो भी चीज हो रही है, उससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे चीजें अफेक्ट होंगी, या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीजें हो रही हैं उससे आपकी कंट्री में अफेक्ट होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट। WTO कोई भी पॉलिसी लेके आता है तो उससे इंडिया पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। वैसे ही एट द सेम टाइम ट्रम्प अगर कुछ करता है तो उससे भी इंडिया में फर्क पड़ेगा पड़ेगा, या इंडिया कुछ करता है तो उससे ट्रम्प को भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हम एक ग्लोबलाइज इंटरनेशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो वहां पे कांत अपनी परपेचुअल पीस थ्योरी देते हैं, कि वही चीज बताते हैं वो, कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक नेशंस हैं और जो रिपब्लिक नेशंस हैं वो पीसफुली ज्यादा बिहेव करते हैं rather than अदर नेशंस, बिकॉज जो उनके वैल्यूज हैं, फ्रीडम, राइट्स, लिबर्टी, वो से मैच करते हैं, वो मैच करते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे जो जितने भी नेशन है मोस्टली डेमोक्रेटिक है, तो अपने आप में उनका जो कोऑपरेशन है वो बेटर हो जाता है। तो सिंपल, अगर आप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होंगे, अगर अफगानिस्तान होंगे, ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस आपके उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। अगर आप इंडिया हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो, उसके अकॉर्डिंग आपके रिलेशंस होंगे इंटरनेशनल लेवल। हर चीज अफेक्ट करती है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी कंट्री में क्या क्या चीजें हो रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू होती है इंटरनेशनल लेवल पे वो डिसाइड होती है। ठीक है, सिंपल। प्लूरलिज्म बियॉन्ड द स्टेट, कि काफी सारे और इंडिपेंडेंट प्लेयर्स हैं जो नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन स्टेट प्लेयर्स, जो एक नेशन से बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे MNCs हैं, MNCs अलग अलग कंट्रीज में जाके अपनी फैक्ट्रीज, अपनी कंपनीज स्टैब्लिश करती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर आते हैं NGOs, आते हैं जो ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। फिर आते हैं आपके ट्रांसनेशनल ग्रुप्स, जो सोशल मूवमेंट्स हैं, एडवोकेसी है, सिविल राइट्स, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये बियॉन्ड द स्टेट कॉन्सेप्ट है, एंड ये चीजें भी जो पूरे वर्ल्ड को जोड़ के रखती है, बिकॉज ये बात करते हैं आपके इंटरनेशनल इश्यूज पे। ठीक है, ये किसी एक कंट्री के हाथ में नहीं है, ये सबके हाथ में है, तो लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, सिंपल। फिर आता है आपका इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस स्पीच, सिंपल। अगर दो कंट्रीज है, इंडिया एंड चाइना है, आज चाइना इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट आई गेस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया चाइना के साथ करता है, एंड हमें पता है कि हिस्टोरिकली जो स्टार्टिंग से ही चाइना और इंडिया में इश्यूज रहे हैं बॉर्डर को लेके स्पेशली। ठीक है, बट फिर भी वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे, जो इश्यूज है ना वो एक वॉर में, एक प्रॉपर वॉर में नहीं बदलेंगे,
बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ट्रेड को लेके उनको पता है कि जो ट्रेड है ना सबसे ज्यादा हम एक दूसरे के साथ करते हैं, तो हमारे जो पीपल है, हमारे जो लोग हैं कंट्री में, उनको फायदा हो रहा है, वो ग्रो कर रहे हैं। अगर हम लड़ाई करेंगे तो ट्रेड बंद हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, तो हम उसको नहीं कर सकते। हम कुछ चीजों को बैन कर देंगे, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो हमने कुछ एप्स को बैन कर दिया था, बट हम सब चीजों को बंद नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। क्लियर? तो वही चीज मेक श्योर करता है कि हम लोग लड़ाइयाँ ना करें। अगर आप किसी के संग ट्रेड कर रहे हो, आप हो, ये बी है, अब ए और बी बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो एक मिनट को, ए और बी जो है बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, सिंपल। तो ए और बी ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे कि इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए, बिकॉज उनको पता है कि अगर लड़ाई करेंगे तो नुकसान दोनों का ही होगा, तो सिंपल है। तो वो चीज है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, just give me a minute guys, I'm having a call। जब तक लिख लो, ठीक है। चलो, क्लियर गाइज? चलो अब हम पढ़ते हैं, ओके, इनके फ्री ट्रेड बेनिफिट्स। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आता है गाइज, डेविड रिकार्डो, रिचर्ड कॉर्बन, जॉन ब्रायन, इन्होंने दिया आपका मैनचेस्टर लिबरलिज्म। गाइज मैनचेस्टर लिबरलिज्म सिंपल डिफाइन करता है कि किस तरीके से ट्रेड, आप ट्रेड है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ट्रेड है वो एक दूसरे को बेनिफिट करता है, सिंपली बात है, ठीक है। जब इकोनॉमिक ट्रेड करते हो तो दोनों कंट्रीज को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, एट द सेम टाइम उस बेनिफिट की वजह से जो लड़ाइयाँ वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, आप कोऑपरेट करना शुरू कर देते हो, उसी को बोलते हैं मैनचेस्टर लिबरलिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन बना हुआ है गाइस, तो यू शुड नो दैट, ठीक है। अब वही चीज, अगर आप ट्रेड करोगे, बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, तो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, एंड कोऑपरेशन, पीस वो बढ़ जाएगा, क्लियर, एंड वो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रहेगी। जो पहले मर्केंटलिज्म था कि आप ज्यादा एक्सपोर्ट करो बट इम्पोर्ट कम करो, वो चीज नहीं होगी, ठीक है। आप बराबर का ट्रेड करो ना, दोनों की जो डिपेंडेंस है वो इक्वल हो जाएगी, दोनों ही कहीं ना कहीं इक्वली ग्रो करेंगे, दोनों इक्वली पावरफुल भी होंगे, इसलिए वो लड़ाई नहीं करेंगे, क्लियर। चलो, अब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उनको भी स्टैब्लिश करो, जो लिबरल वो है वो भी बात करता है। रुक जाओ यार। Just give me a minute, I'm having an important call यार। या ओके, या तो इंस्टीट्यूशन अपहोल्डिंग वैल्यूज, तो आपके जो लिबरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आता है इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट, जो मेक श्योर करते हैं ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, लिबर्टी एंड ह्यूमैनिटी, जस्टिस, फेयरनेस, टॉलरेंस एंड डायलॉग। ये क्या है? आपका एग्जांपल सिंपल ले लो, यूएन का, यूनाइटेड नेशन, जो सारी कंट्रीज में हाथ में मिलके आती है, ठीक है, मेक श्योर करती है कि हम लोग एक ऑर्डर स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखें इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती हैं, लिबर्टी के बारे में बात करती हैं, मेक श्योर करते हैं कि हर नेशन अपने इंटरेस्ट को, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाए, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, ओके। एंड सारे नेशन आते हैं तो कहीं ना कहीं टॉलरेंस भी आता है, बिकॉज हर नेशन की अपनी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, व्यूज अलग अलग होते हैं, तो आके सबको सुनो, दैट इज ऑल्सो टॉलरेंस, ठीक है ना। बातचीत करो, एंड बातचीत करके चीजों को हल करो, सॉल्व करो, एंड कोऑपरेट करो, पीस करो, ताकि हर नेशन ग्रो कर पाए, ठीक है, लड़ाइयाँ कम हो, सिंपल, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर हैज गिवन द आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस? सिंपल, आपका इमानुएल कांत, ठीक है। whose ideas are sometimes referred as Manchester liberalism, Richard Cobden and John Bright। सिंपल मीनिंग है गाइज कि ट्रेड करो, ट्रेड करोगे
अपने आप ही प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, अपने आप ही लड़ाइयाँ कम होंगी। ओके, सिंपल। अब बात करते हैं हम क्लासिकल लिबरलिज्म की, किस तरीके से जो लिबरलिज्म था आईआर में एक्सपेंड हुआ, ठीक है। पहले आते हैं आपको जॉन लॉक, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट हम पढ़ेंगे इन इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे वो काम आता है, ठीक है। पहले जॉन लॉक हमेशा बोलते थे कि जो इंसान है ना, उसके पास रीजन है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, वो समझदार है, उसको कोऑपरेशन चाहिए, वो हमेशा पीसफुल रहना चाहता है, ठीक है। इवन स्टेट ऑफ नेचर में इंसान जो है, रूसो भी बोलते थे इंसान अच्छा है, ह्यूमन गुडनेस है, उसमें ह्यूमैनिटी है। तो वही चीजों के बारे में बात करते हैं लॉक भी, ठीक है। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है वो लोग खुद चुनेंगे, गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, उनका कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, पहले तो ये चीज था। वैसे ही जो लॉक का कॉन्सेप्ट था कि इंसान अच्छा है, उसमें ह्यूमैनिटी है, वैसे ही जो आपके लिबरल्स हैं वो भी बिलीव करते हैं इन आईआर में कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो भी अच्छे हैं, समझदार हैं, वो भी रीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उनको भी कोऑपरेशन पसंद है, ना कि लड़ाइयाँ। एडम स्मिथ थे, जबकि सिंपली बात करते हैं आपके इकोनॉमिक मैन पे कि किस तरीके से फ्री मार्केट, जो मार्केट है, ट्रेड है, अपने आप ही कोऑपरेशन क्रिएट कर देता है। जब लोग बातचीत करते हैं, एक संग व्यापार करते हैं, अपने आप ही पीस कोऑपरेशन इंक्रीज हो जाता है, अपने आप ही सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है। स्टेट इंटरवेंशन वहां पे नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं आपके जेरेमी बेंथम, जो बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि अब जो भी एक्शन करोगे ना, उससे अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिलेगी तो वो एक्शन अच्छा है। जैसे कि आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस, आईजीसी, कि जो भी डिसीजन वहां पे बनता है वो मेक श्योर करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो, तो वो सही है उस एरिया में, ठीक है। गाइस, अगर पहले वीडियो नहीं देखा ना तो लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी पहले पढ़ के आना, उसके बाद आपको ये बेटर समझ में आएगा, क्लियर। बिकॉज ये टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ ये चीजें, बट हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। ओके, चलिए। Which of the following is not a Kantian influence that acts as a constant on war? सिंपल है, कांत ने क्या चीजें बोली थी कि क्या चीजें हैं जो वॉर को प्रिवेंट कर सकती हैं, जो वॉर को रोक सकती हैं। पहला, डेमोक्रेसीज विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग वॉर्स, यस, बिकॉज आइडिया सेम है, अंडरस्टैंडिंग सेम है, तो वो अटैक करेंगे ही नहीं, तो ये भी सही है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रेड क्रिएट इंसेंटिव, यस, आप ट्रेड करोगे तो अपने आप ही कॉपरेशन बढ़ेगा एंड जो लड़ाइयाँ कम होंगी, तो ये भी सही है। ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल सिविल सोसाइटी एग्जिट, नहीं ये चीज नहीं, वो सिविल सोसाइटी के बारे में बात नहीं करती है पहली चीज, ठीक है, और वो खुद से चीजें नहीं चलती है। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन कॉन्स्टेंट डिसीजन मेकर बाय प्रमोटिंग पीस, यस, जैसे यूएन है, यूएन है, ठीक है, जो नेशन है जो अपनी मनमानी करते हैं उनको कहीं ना कहीं वो रोक सकती है, ठीक है, और पीस को प्रमोट कर सकती है, जो नहीं करते यूएन खास कर से, बट एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है, फिर भी क्लियर, ए बी एंड डी। ओके, neoliberals from the Lockean universe seek to create international regimes that optimize, simple, इसका आंसर है गाइस ए। क्यों? जो नियोलिबरल्स थे वो बिलीव करते थे कि जो गवर्नमेंट है ना, मिनिमल गवर्नमेंट, मिनिमल गवर्नमेंट, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होना चाहिए। एग्जाम्पल इसके नॉजिक है, नॉजिक, नॉजिक क्या बोलते थे, जो गवर्नमेंट है ना वो अच्छी नहीं होती, वो क्या करती है, वो आपसे रिसोर्सेज लेती है और दूसरों को बांट देती है, ये अनफेयर है, इट इज नॉट फेयर। आपने मेहनत से चीजें कमाई है, आप मेहनत करते हो, ठीक है, आपने सही तरीके से चीजें ली हैं, तो स्टेट को कोई हक नहीं बनता कि आपसे ले ले और दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, चाहे वो टैक्स के नाम पे क्यों ना करे, वो सही नहीं है वो। तो वही चीज बोलते थे आपके इंटरनेशनल ऑर्डर में भी, कि जैसे WTO है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई नेशन है जो अच्छा कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में, ठीक है, दे आर अर्निंग गुड, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्राजील है, हम लेते हैं ब्राजील, ब्राजील है, वो सोयाबीन जो है प्रोड्यूस अच्छा करता है, वहाँ प्रोडक्शन सोयाबीन का अच्छा है। WTO बोलता है कि जो ब्राजील है ना, उसको हम स्पेशलाइज कर देते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज कर देते हैं। तो अब क्या किया, जो ब्राजील है उसको ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में जो ब्राजील के नेचुरल रिसोर्सेज हैं
उनको हार्म हो जाएगा। तो वही चीज कि हम जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग काम क्यों करें यार। हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी चीजें हैं, ठीक है, हम उनको एक्सप्लॉइट क्यों करें जस्ट बिकॉज डब्ल्यूटीओ कुछ बोल रहा है हमें। तो ये गलत है, ये एक रेशनल एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है डब्ल्यूटीओ हमारा, विच इज रॉन्ग। तो वही चीज है, किस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं, हमारे कंट्री को अफेक्ट करती हैं और हमें एक्सप्लॉइट करती हैं बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल है कि फोर्सफुली आपको कुछ नहीं कराना चाहिए। इंसान अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि आपको ये करना पड़ेगा, दैट इज रॉन्ग, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। तो नियो लिबरल्स बोलते थे कि हमें इन चीजों को ऑप्टिमाइज करना है, इन चीजों को बेहतर करना है। क्लियर? चलिए अब आते हैं वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स पे। सिंपल है, क्लासिकल लिबरलिज्म आया, फिर धीरे करके चीजें समझ में आने लग गई, लोगों ने पीस कोऑपरेशन के बारे में बात किया, फिर वुडरो विल्सन आ गए। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उस टाइम पे, एंड वुडरो विल्सन ने बोला कि हमें चीजें इस तरीके से स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी कि लड़ाई अब ना हो, बिकॉज ऑलरेडी काफी नुकसान, काफी डिस्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है। एंड पहले इश्यूज क्या थे, पहले था सीक्रेट डिप्लोमेसी, कि जो पहले जो लोग थे, जो भी कंट्रीज थी ना, वो चुपके चुपके सीक्रेट में ट्रीटीज कर लेती थी, एग्रीमेंट्स कर लेती थी, और सामने वाले को पता भी नहीं होता था, अपने आप ही सोच रहा है अंदर ही अंदर कि वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। उस चक्कर में ना वो हमेशा डिलेमा में रहता था, उसको डर लगा रहता था कि कहीं ना कुछ ना कुछ कर ना रहे हो हमारे खिलाफ। इसलिए कुछ कंट्रीज कई बार पहले अटैक कर देती थी, आप हमें लग रहा था कि आप हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए आप पहले करो, इसलिए हमने पहले अटैक कर दिया। लड़ाइयाँ हो जाती थी इस चक्कर में, बिकॉज यू डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड, क्या हो रहा है उस वहां पे। एट द सेम टाइम मिलिट्री पे हम ज्यादा फोकस करते थे, मिलिट्री हो गई, हार्ड पावर हो गई, उन पे फोकस बहुत ज्यादा था। अनडेमोक्रेटिक रिजाइम्स थी, ठीक है, जो पीस लिबर्टी उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता था, ठीक है। ऑथोरिटेरियनिज्म था, पावरफुल रूलर्स थे जो अपनी मनमानी करते थे, और जो इंस्टीट्यूशंस थे वो कहीं ना कहीं वीक थे, जैसे लीग ऑफ नेशन, ठीक है, उतने पावरफुल थे ही नहीं, जिसकी वजह से जो वॉर की जो पॉसिबिलिटी थी ना वो काफी इंक्रीज हो गई। तो उन चीजों को हमें सॉल्व करना है, पहले लेकर आना ओपन डिप्लोमेसी। अगर कोई ट्रीटी हो रही है, एग्रीमेंट हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, तो ओपनली करो, ताकि सामने वाले को पता रहे कि आप क्या बात कर रहे हो, अपने आप ही को सोचे नहीं, ठीक है ना, सिंपल। तो ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, वो बिल्डअप होता है अपने आप। फ्री ट्रेड, ट्रेड करो एक दूसरे के साथ, ठीक है। इकोनॉमिक जो बैरियर्स है कि नहीं हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे बट इम्पोर्ट नहीं करने देंगे, ये चीज हटा दो, ठीक है। जब सब लोग इक्वली ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप ही लोग कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ठीक है, एक अच्छे रिलेशन बिल्डअप होंगे, तो लड़ाइयाँ कम होंगी। अगेन पहला सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करो, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जितने भी लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुने, ताकि अपने आप ही पीस स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है। फायदा कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि एक ऐसे एसोसिएशन को क्रिएट करो जहाँ पे सारी दुनिया के जो नेशंस हैं वो आए, दुनिया में जितने भी नेशंस हैं वो आए मिलके बातचीत करें, बैठे, कोऑपरेट करें, ताकि जो इश्यूज हैं उन पे कोई भी सॉल्यूशन निकल के आए अच्छा सा, सिंपल, ताकि लड़ाइयाँ अपने आप ही कम हो। उसका है वन फॉर ऑल फॉर वन, ताकि एक दूसरे को आके संभालने, प्रोटेक्ट करें, ताकि डर है, लड़ाइयाँ है, वो खत्म हो जाए, सिंपल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपका 14 पॉइंट प्रिंसिपल किसने दिया था, वुडरो विल्सन। उन्होंने शुरुआत की थी पीस की, लिबरल आइडियाज की, आइडियलिज्म की ऑन इंटरनेशनल लेवल। क्लियर? चलिए अब उसी के बेसिस बना आपका लीग ऑफ नेशन, बट अगेन ये भी काफी वीक था, ठीक है। अगेन आपकी वर्ल्ड वॉर 2 हुई, लड़ाइयाँ जो थी खत्म नहीं हो रही थी, इस वजह से ये फेल हो गया। तो उसी को ये काय बोलते हैं 20 ईयर क्राइसिस। ये जो लीग ऑफ नेशन था उसके इंटेंशन हमेशा अच्छे थे, पीस कोऑपरेशन, फिर भी वो नहीं चला। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। क्लियर? बिकॉज जो आइडियलिस्टिक नोशंस थे, जो पीस था, वो जो इंडिया जो बिल्डअप हुआ था कि पीस चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, ठीक, कोलाप्स हो गया, बिकॉज पावर पॉलिटिक्स ने
अपना डोमिनेंस क्रिएट कर दिया कि जो लोग हैं वो पावर के लिए काम करते हैं, दैट्स इट, उनको कोई मतलब नहीं है पीस कोऑपरेशन से। इसलिए वो बोलते हैं 20 ईयर क्राइसिस। तो 20 सालों तक हम बात कर रहे थे पीस कोऑपरेशन की, वो कुछ नहीं हुआ, लड़ाई हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। क्लियर? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय इयकार? 20 ईयर क्राइसिस, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, अगेन जो पीस कोऑपरेशन के आइडियाज थे वो कहीं ना कहीं फेल हो गए, क्योंकि वॉर तो हो गई। अब क्या हुआ, फिर अगेन जो लिबरल्स थे उन्होंने हार नहीं मानी, वो बोले कि नहीं, हमें अभी भी यकीन है कोऑपरेशन कर सकते हैं लोग, लोगों में ह्यूमैनिटी है, लोग अच्छे हैं, पीस कोऑपरेशन आ सकता है। वो हार मान ही नहीं रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, कोई बात नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोल्ड वॉर हो गई, कोई बात नहीं, हम डटे रहेंगे, हमें पता है पीस मेंटेन कर सकते हैं हम, सिंपल। फिर बनता है यूनाइटेड नेशंस 1945 में, ठीक है। जितने भी मेजर पावर्स थे वो आए साथ में मिलके और बनाया। तो यहाँ पे एक्चुअली चीजें बनी है प्रॉपर, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल बनी है, एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बना है, एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी है। पहले क्या था कि रूल्स लॉज बन रहे थे, बातें हो रही थी, बट वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है, एनफोर्समेंट नहीं था। यहाँ पे एनफोर्समेंट था, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको चीजें माननी पड़ेंगी, आप पीछे नहीं हट सकते, सिंपल। तो कहीं ना कोई पावर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो ढंग से वर्क कर सकती है, वरना हर कोई उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेगा, ठीक है। तो पहला आया आपका यूनाइटेड नेशंस, जो मेक श्योर करेगा कि दुनिया में जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको वो रिजॉल्व करवाएगा। एंड उसका काम होगा सिंपल, पीस, हारमोनी को मेंटेन करना, एंड मेक श्योर करना कि जितने भी नेशंस हैं वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ आके मिलके, ठीक है, एंड डायलॉग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब वैसे ही एक आता है आपका यूरोपियन कम्युनिटी, जैसे हम बात करते थे लिबरल में, सिंपल कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो वही बात करता है आपका यूरोपियन कम्युनिटी भी, किस तरीके से पहले यूरोपियन कंट्रीज थी ना, डिवाइडेड थी, बट हुआ क्या, उनको समझ में आया कि अगर हम साथ में मिलकर रहेंगे तो हम ज्यादा पावरफुल होंगे, एट द सेम टाइम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो लड़ते नहीं है एक दूसरे के साथ, एक काम करते हैं, लड़ाई को छोड़ते हैं, एंड साथ में मिलकर आते हैं और एक कम्युनिटी बनाते हैं। शुरुआत हुई थी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से, ठीक है, जो 1952 में आई। इस रीजन से आई कि जो इकोनॉमी है यूरोपियन कंट्रीज की, उनको हम बेहतर बनाएंगे। अब धीरे धीरे करके कल्चर, पॉलिटिकल, उसमें एक्सपेंड हुई, एंड वो बन गई यूरोपियन यूनियन। जब आपने साइन की मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, इन लोगों ने साइन की ये ट्रीटी, उसके बाद यूरोपियन यूनियन आई, ठीक है। वो एग्जाम्पल है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का, किस तरीके से आप अपनी पावर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो अपनी सोवरेनिटी, अपनी पावर को आप कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हो, नहीं, बल्कि साथ में मिलके आओगे ना तो अपनी पावर जो है, आपकी पावर वो और स्ट्रांग बन जाएगी, बस वही चीज है, ठीक है। एंड सभी को बेनिफिट होगा, यहाँ आप एक दूसरे लड़ नहीं रहे हो, बट एक दूसरे के साथ मिलके चीजें कर रहे हो, जो सभी को बेनिफिट कर रहा है, दैट इज लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो मेक श्योर करता है कोऑपरेशन एंड पीस, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल, the Maastricht Treaty exemplifies the principles of simple liberal institutionalism, ठीक है, बिकॉज साथ में मिलके आई, बात क्या करता है सिंपली, कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव यूनिटी, ताकि जो कोऑपरेशन है पीस से बना रहे, तो सिंपल फोकस करता है इस चीज पे, क्लियर। एट द सेम टाइम गाइस याद रखना, जो आपका रियलिज्म है ना, वो स्टेट एक्टर्स को एज इंडिपेंडेंट देखता है, एज इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि ये इंडिविजुअल है, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट जो लिबरलिज्म है वो पूरे वर्ल्ड को एज अ कम्युनिटी देखता है,
जहाँ पे सब लोग साथ में मिलके आते हैं। वैसे यूरोपियन यूनियन है, जितने भी यूरोपियन नेशंस थे साथ में मिलके आए एंड फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया, तो वो कलेक्टिव सिक्योरिटी आता है। तो दैट इज लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ना कि क्लासिकल, ना कि ठीक है। यहाँ पे अकेले लोग होते हैं, यहाँ पे सबके साथ होते हैं। क्लियर? चलिए, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फोकस्ड ऑन सिंपल आपका स्टेट्स, जो रियलिज्म है। खाली स्टेट्स, कोऑपरेशन, ज्योग्राफिकल रीजन्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सब आता है आपका उसमें, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में। क्लियर? Which of the following was an important figure in the development of liberal perspective? Simple, वुडरो विल्सन, जिन्होंने अपना 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया था, जो बात करते थे पीस, कोऑपरेशन की। इन्होंने ही लीग ऑफ नेशन की फाउंडेशन रखी थी 1919 में। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं लिबरल अप्रोचेस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसमें काफी सारे नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसको हमें अच्छे से करना है, तो प्लीज जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई जा रही है गाइस, उसको नोट डाउन कर लेना यार, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, अब अगेन वही चीज, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर 2 आया, तो जो रियलिज्म था लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि एक्चुअली जो पीस के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये सब एम्प्टी है, इन चीजों में कोई भी वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। जो लोग हैं वो लड़ाई करते रहेंगे, बिकॉज जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, सब लोग अपनी पावर के लिए लड़ते हैं। ठीक है, सबको पावर चाहिए एंड सब लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता। वो जो लिबरल थे वो मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो डटे रहे, वो बोलते कि नहीं, हमें ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जहां जो नेशन स्टेट से मजबूर हो जाए कोऑपरेट करने के लिए, एंड जब वो कोऑपरेट करेंगे तो लड़ाइयों के चांसेस कम हो जाएंगे अपने आप ही। सिंपल। तो आता है आपका पहला, दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये पढ़ चुके हैं हम अभी। ठीक है, सिंपल है कि जो स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, वो आके मिलके बनाएंगे इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आपका यूएन है। ठीक है, सब लोग आएंगे, मिलेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, अपने इश्यूज को सॉल्व करेंगे शांति से, ताकि कोई भी लड़ाइयाँ ना हो। ठीक है, एंड इनके रूल्स भी होंगे, रूल्स होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग सब लोग काम करेंगे, ताकि लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को टेक फॉर ग्रांटेड ना ले पाए। ठीक है, एंड इक्वली सभी को हक होगा अपने अपने इंटरेस्ट को प्रेजेंट करने का। क्लियर? अब किस तरीके से वो कोऑपरेशन इनेबल करेंगे? पहला, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे अपनी अपनी चीजें। ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसकी कंट्री में क्या हो रहा है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा, ताकि जो दूसरा इंसान है वो अजम्पशन ना करे। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन आपको स्टैब्लिश करो वहां पे। ठीक है, ये चीजें हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती। सिंपल। जो भी एग्रीमेंट्स आप साइन कर रहे हो, उनको आप फॉलो कर रहे हो, उनको आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको चेक करना। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग अकेले आते थे, कंट्री जो स्टेट थी वो अपने आप ही कोऑपरेशन देख रही है, मैनेज कर रही है, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाता था। यहाँ पे ना नाउ इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग मिलके सबको एक प्लेटफॉर्म मिल गया बात करने के लिए, तो अपने आप कॉस्ट कम कम हो जाएगा। ठीक है, आ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सिंपल। फिर आता है रेपुटेशनल इंसेंटिव्स। इफ सम कंट्री इज परफॉर्मिंग गुड, वो पीसफुल चीजें कर रही है, अच्छे से बात कर रही है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रही है, ह्यूमन फ्रीडम के बारे में बात कर रही है, तो सिंपल है, कहीं ना कहीं अगर वो अच्छा कर रही है तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट दो। फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो देखते हैं कि कंट्रीज डेमोक्रेटिक है, वो एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, लिबर्टी फ्रीडम मिल रहा है, लोग खुश है, तो उनको वो लोन दे देती है। ठीक है, इजीली उनको लोन मिल जाता है रेदर देन अदर नेशंस। ठीक है, ऐसे आपका सिंपल है, अगर आईएमएफ है वर्ल्ड बैंक के पास अफगानिस्तान जाता है तो उसको लोन शायद नहीं मिलेगा, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं, कोई विश्वास नहीं कर सकता उन पे। बेहद इंडिया जाता है तो उसको शायद लोन मिल जाएगा। चलिए, इनफैक्ट लोन है इंडिया पे। ठीक है, तो वही चीज है, आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं अगर आप अच्छी तरीके से बिहेव करते हो इन ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पे इसको थोड़ा एग्जाम्पल्स भी है गाइस। तो पहले चीज,
ये हम रियलिज्म में बात करते हैं कि वॉर होनी ही होनी है, वॉर को हम रोक नहीं सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं हर कोई पावर के लिए लड़ रहा है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कोऑपरेशन है, जो पीस है, वो हो ही नहीं पाता। बट जो लिबरल्स हैं वो हमेशा पीस के बारे में बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो भी बोलते हैं कि वॉर का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। लिबरल्स भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वॉर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी मानते हैं। वो ये वॉर को वो कहते हैं डिक्लेयर नहीं करते कि वॉर होनी ही नहीं चाहिए या वॉर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। लिबरल बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वॉर शायद हो सकती है, बट वॉर होने के लिए भी जस्ट रीजन चाहिए, जो लेके आता है हमको हुगो ग्रेटियस। ये बोल इन्होंने दी है अपनी जस्ट वॉर थ्योरी कि वॉर जस्टिफाइड है, लेकिन खाली 3 कंडीशंस पे। पहला सेल्फ डिफेंस, ठीक है, अगर कोई हम कंट्री हम पे अटैक कर रही है और सेल्फ डिफेंस में हमें अटैक करना पड़ा तो अच्छा है, सही है, वो गलत नहीं है। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अगेन अगर कोई कंट्री हमारी जो जमीन है उसको लेने की कोशिश कर रही है तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं। चाइना है, चाइना हमेशा कोशिश करता है हम जो पार्ट है अक्साई चीन का, अरुणाचल प्रदेश का, वो लेने का, वो हमेशा क्लेम करता है कि वो चाइना का पार्ट है, बट वो इंडिया का पार्ट है। अगर चाइना हम पे अटैक करता है तो हमारा पूरा जस्टिफाइड रीजन है, अब वो हमारी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, तो हम सिंपली उस पर अटैक कर सकते हैं, तो वो जस्टिफाइड होगा, ठीक है। दूसरा रिवेंज एंड कंपनसेशन, अगर पाकिस्तान है, अभी इसने अटैक किया था पुलवामा उस पे, पहलगाम अटैक पे, तो हमने स्ट्राइक की थी, हमने लड़ाई की थी, ठीक है, तो वो जस्टिफाइड थी, इट वाज जस्टिफाइड। सिंपल है, अगर आपके संग कोई गलत कर रहा है तो उसके संग आप, अगर आप अटैक कर रहे हो तो इट इज नॉट रॉन्ग। तो ये 3 रीजन हैं जस्टिफाई करते हैं वॉर को, इसके अलावा वॉर नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन बोलते थे कि जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिएट करते हैं ऐसे कंडीशंस कि जो जंगल से जू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जंगल में जितने भी जानवर होते हैं वो खुले घूम रहे होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है। जैसे ही उनको उठा के जू में डाल देते हो तो एक ऑर्गेनाइज वे में वो रहते हैं, ठीक है, वहां वो अपनी मनमानी नहीं कर पाते, एट द सेम टाइम वो शांति से रहते हैं वहां पे। तो वैसे ही जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ऐसे काम करते हैं। मतलब जो नेशन स्टेट्स हैं वो खुले घूम रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, जैसे कि वो पार्ट हुए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लग गए, वो शांति से काम करने लग गए। तो वही चीज है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो स्टेट, जो आपके नेशन स्टेट्स हैं, उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर देता है ताकि वो पीस कोऑपरेशन को अच्छी तरीके से कर सके। सिंपल, वो सिंपल कन्वर्ट कर देता है जंगल को इनटू प्रॉपर जू, जहाँ पे लोग शांति से एक दूसरे से रहते हैं। क्लियर। फिर आते हैं जोसेफ नोगी। जोसेफ नोगी सिंपल बोलते हैं गाइस कि हाँ, कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है ना जो बोलती है हम पार्ट होती है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, और बोलते हैं कि हाँ हम पीस को प्रमोट कर रहे हैं, हम कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, बट उनके अंदर अंदर कुछ और चल रहा होता है। जैसे कि आपको चाइना है, पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, बट वो करता है पीस और कोऑपरेशन नहीं भाई, वो सपोर्ट करता है अपने टेररिज्म को। तो वही चीजें हैं। इवन चाइना बात करता है पीस कोऑपरेशन की, बट फिर वो अटैक कर देता है चाइना उस पे, इंडिया पे, ठीक है। एट द सेम टाइम वो अपने डेट ट्रैप की जो पॉलिसी है वो खेल रहा है। डेट ट्रैप क्या होता है गाइस? डेट ट्रैप सिंपल होता है, जो चाइना होता है ना, चाइना अंडर डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज में जाता है, वो बोलता है कि हम आपको पैसे देते हैं, दे विल गिव यू पैसे, पैसे देंगे, आप यहाँ पे पोर्ट बनाओ, पोर्ट बनाओ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। फिर वो क्या कहता है, वो पैसे देता है लोन के तौर पे, लोन पे। फिर चाइना कुछ टाइम बाद जाता है, वो बोलता है कि हमने आपको लोन दिया था, पैसे दो हमें वापस। अब जो अंडर डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके पास पैसा नहीं होता है, वो बोलते हैं कि हमारे पैसे नहीं है अभी, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोलता है अगर आपके पैसे नहीं है तो ठीक है, आपका जो एरिया है ना वो हमारा हुआ, अब इस पे हमारा कंट्रोल होगा। इस तरीके से वो अपना अपना कंट्रोल जो है चाइना अंडर डेवलप्ड जो नेशंस है उन पे ले रहा है, और धीरे धीरे करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, स्पेशली अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो न्यूज पढ़ा करो गाइस, करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सब लोग यही बोलते हैं क्वासी नेगोशिएशंस, कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं चीजों में, नेगोशिएशंस में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। वो एक ऐसी सिचुएशन भी आती है
क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये सारी कंट्रीज मिलके इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं ताकि वो कोऑपरेट कर पाए, बात कर पाए, ठीक है, एंड कलेक्टिवली चीजें कर पाए। ओके, ताकि चीजों को, जो जंगल था पहले, उसको प्रॉपर जू में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि वो अपनी मनमानी ना करे एंड कोऑपरेट करें, पीस लेके आए। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका ईयू, यूरोपियन यूनियन। Which one of the following is not a criteria of just war? देखो, बी ऑथराइज बाय द सोवरेन प्रिंस, सिंपल है, प्रिंस यार। प्रिंस ने बोला इसलिए वॉर हो गई, ये तो नहीं होना चाहिए रीजन। सिंपल, प्रपोर्शनेट, सिंपल। अगर कोई आपके साथ कर रहा है गलत, तो आप भी गलत कर सकते हो, सिंपल। परस्यू जस्ट इंटेंट, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, आपका जो रीजन है वो सही है, तो इट्स फाइन। बी अनडिक्लेयर्ड, अगर किसी ने आप पे वॉर, आपको पता है कोई हम पे वॉर करना चाह रहा है, ठीक है, वो स्ट्रांग है, तो आप कर सकते हो, जस्ट रीजन है आपके पास, सिंपल। बट प्रिंस कह रहा है कि वॉर करो, तो वो जस्टिफाइड रीजन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड अप्रोच पे आपके, वो आता है आपका सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। ये मानता है कि जो पूरा इंटरनेशनल दुनिया है ना, इंटरनेशनल वर्ल्ड, एक सोसाइटी है। जैसे दुनिया है, सोसाइटी है, इंडिविजुअल है, एक सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, कोऑपरेट करते हैं, प्यार से रहते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी एक सोसाइटी है, इसको वो बोलते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सोसाइटी है जहां पे लोग समझदार हैं, जो नेशन स्टेट समझदार हैं, एंड साथ में मिलके आके रह सकते हैं वो। ठीक है, एक ग्लोबल कम्युनिटी को हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें आपके कॉबडन है वो बात करते हैं ग्लोबल कम्युनिटी की। ठीक है, रिचर्ड कॉबडन, वो बोलते हैं कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब दो कंट्रीज या दो से दो तीन चार कंट्रीज एक साथ कम्युनिकेट करती हैं, बात करती हैं, ठीक है, ट्रेड करती हैं, अपने आप ही एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, जैसे आप देखो, इंडिया रशिया है, ठीक है, इंडिया रशिया इतना ट्रेड नहीं करता, कम ही ट्रेड करता है फिर भी, लेकिन जो पीपल टू पीपल रिलेशन है इंडिया रशिया के, वो काफी अच्छे हैं। रशिया में जाओ तो हमेशा इंडिया के बारे में आपको अच्छी चीजें ही मिलेंगी, बिकॉज लोगों को कहीं ना कहीं ट्रस्ट है, लोग उसको, इंडिया को अच्छी कंट्री मानते हैं। तो अपने आप ही जो रिलेशन है, जो कॉपरेशन है, वो बेटर हो जाता है कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है, बिकॉज एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है अपने में। ठीक है, नेपाल है, इंडिया है, कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमें जो बिलीफ है कहीं ना कहीं सेम है, जो पीपल टू पीपल रिलेशन है वो काफी ठीक है, काफी। इसलिए हम लोग लड़ाई जो है वो इस मुकाम तक नहीं करेंगे कि डिस्ट्रक्शन आ जाए, इसलिए लड़ाई जो है वो चांस कम हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, अब बात करते हैं कार्ल ड्यूशेस सिक्योरिटी कम्युनिटी की, अभी तक हम बात कर रहे थे। ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है आपके चार्ल्स ड्यूशेस ने। एट द सेम टाइम इन्होंने ही कम्युनिकेशन थ्योरी भी दी थी, कम्युनिकेशन थ्योरी। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना गाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन थ्योरी किसने दी? कार्ल ड्यूशेस ने। ग्लोबल कम्युनिटी की बात कौन करता है? आपका कॉबडन। ठीक है, कार्ल ड्यूशेस भी बात करते हैं सिंपली कि जब नेशन स्टेट्स एक साथ बात करते हैं, रेगुलर इंटरेक्शन रहता है, चाहे ट्रेड हो, चाहे कल्चर हो, कोई भी चीज हो, तो अपने आप ही जो कोऑपरेशन है ना, जो रिलेशन है, वो बेटर हो जाते हैं। ओके, एंड जब कम्युनिकेशन है, शेयर्ड वैल्यूज है, वो वॉर को, जो सिचुएशन होती है वॉर की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। क्लियर? दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है, अगेन एग्जाम्पल वही लेते हैं, पहले यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग थी, बट वो साथ में मिलके आई, बिकॉज उनके जो वैल्यूज थे वो सेम थे कहीं ना कहीं। ठीक है, कम्युनिकेट कर रही थी, साथ में इंटरेक्ट कर रही थी, एंड यूरोपियन कोल एंड आपका स्टील कम्युनिटी से शुरू हुआ, एंड धीरे पॉलिटिकल में एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद फिर वो बढ़ के आगे पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करने लग गए, एंड धीरे करके वो यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो गई, एंड ये हो गई आपकी कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव कम्युनिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी। हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम साथ में मिलके आएंगे और एक कलेक्टिव ग्रुप बनाएंगे, एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, बिकॉज वो कम्युनिकेशन, ट्रेड, अच्छे रिलेशंस, शेयर्ड वैल्यूज,
उनके बेसिस पे बना होगा। ओके, तो सिंपल वही होता है आपको सिक्योरिटी कम्युनिटी। फिर आते हैं आपके बर्टन, जो देते हैं आपके जॉन बर्टन कोवेब मॉडल। वो बात करते हैं कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, वो खाली एक चीज पर नहीं चलती, बहुत सारी चीजें हैं। सोशल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, टाइज, ये सब चीजें पूरी दुनिया को जोड़ के रखती है, ना कि कुछ एक चीज। ठीक है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड ये सबसे मिलके एक सोसाइटी क्रिएट करती है, जिसको कहते हैं हम इंटरनेशनल सोसाइटी, जहाँ पे लोग समझदार हैं, साथ में कोऑपरेट करते हैं, एक सोसाइटी की तरह रहते हैं। ठीक है, एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। दैट इज योर सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। चलिए, अब बात करते हैं हेडली बुल की। हेडली बुल काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये आपके इंग्लिश स्कूल के फिलोसफर है। ठीक है, इन्होंने बुक दी थी अपनी एनार्को सोसाइटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बोलते थे कि जो दुनिया है ना, दुनिया में कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, एक गवर्नमेंट नहीं है तो सारे नेशंस को, सारी कंट्रीज को गवर्न कर पाए। ठीक है, तो जो वहाँ आपका नेचर है वो एनार्कल है, बट फिर भी जो लोग हैं, जो नेशन है, उनके अंदर रीजन है, वो समझदार है, उनको सही गलत की नॉलेज है, तो साथ में मिलकर आके कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हम है, इंसान भी सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के लॉज होते हैं, नहीं होते ना, एक नेचुरल हम लोग मानते हैं लॉ कि शांति से रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे। ठीक है, शांति चीजें होंगी, अपने आप हम कोऑपरेट करते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी नेशन स्टेट्स होते हैं, वहां पे भी अपने आप ही कोऑपरेशन कर सकते हैं चीजें, एक सोसाइटी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, ह्यूमैनिटी, अंडरस्टैंडिंग। तो उसी को बोलते थे वो एनार्किक सोसाइटी, कि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी एक सोसाइटी क्रिएट हो जाती है बेस्ड ऑन कोऑपरेशन वगैरह। ठीक है, ऐसे हम नॉर्मल हमारी सोसाइटी होती है इंडिविजुअल की, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी एक सोसाइटी होती है, इसको बोलते हैं एनार्किक सोसाइटी, जो कॉन्सेप्ट दिया था आपके हेडली बुल ने। ओके, क्लियर गाइस, कि लोग खाली लड़ते नहीं रहते, लोग साथ में मिलकर आके रह भी सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। चलिए, अब बात करते हैं इंग्लिश स्कूल की। जो आपका इंग्लिश स्कूल है, जो आपके हेडली बुल है ना गाइस, वो भी इंग्लिश स्कूल के ही फिलोसफर है। तो इंग्लिश स्कूल बोलता है कि जो रियलिज्म है आपका एंड जो आइडियलिज्म है आपका, उसका मिडिल पाथ। रियलिज्म बोलता है कि जो इंसान है ना वो सेल्फिश है, उसे अपने बारे में सोचता है, एंड वो पावर के लिए लड़ता रहता है। ठीक है, और जो इसलिए पीस कोऑपरेशन आ नहीं सकता। आइडियलिज्म है, वो सोचता है कि नहीं, पीस एंड कोऑपरेशन से दुनिया चलती है। अब जो इंग्लिश स्कूल है वो आता है बीच का अप्रोच, मिडिल पाथ। ठीक है, मिडिल पाथ वो बोलता है कि हमें एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है, जहाँ इश्यूज है, बट उन इश्यूज को भी हम सॉल्व कर पाए विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस, with the help of norms, common rules. ठीक है, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, ताकि एनार्किक सिस्टम जहाँ पे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी हम कोऑपरेट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए इन अ बेटर वे। ठीक है, सो दैट लड़ाइयाँ भी कम हो एंड पीस एंड कॉपरेशन भी मेंटेन हो जाए। क्लियर। अब यहाँ पे एक आते हैं ह्यूगो ग्रोटियस, अगेन आपके ये आ गए, जिन्होंने दिया था अपना लॉ, नेचुरल लॉ ट्रेडिशन। जैसे सोसाइटी में कोई लॉ नहीं होता, बट हम नेचुरली मान लेते हैं कि हमें शांति से रहना है, हमें प्यार से रहना है, अपने साथ रहना है, तो वैसे ही अपने आप पे एक इंटरनेशनल लेवल पे भी एक नेचुरल लॉ होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, जहां आप पीस, हार्मनी, कोऑपरेशन को समझते हो। ठीक है, एंड वो डिटरमाइन करता है आपका बिहेवियर ऑन अ ग्लोबल लेवल। सिंपल, क्लियर गाइस। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी में एक और इंसान जो आते हैं आपके मार्टिन राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, इन सब पे क्वेश्चंस बने हैं, आपको लिखना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। तो इन्होंने जो इंटरनेशनल सोसाइटी है ना, उसको डिवाइड कर दिया तीन पार्ट में। पहला रियलिज्म, मैकियावेलियन बोलते हैं इनको, जिसमें आते हैं वो लोग जो मानते हैं कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर है, जहाँ पर लोग लड़ते रहते हैं and खाली अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका रेशनलिज्म, जहाँ लोग समझदार हैं, जहाँ वो लोग इंटरनेशनल सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करते हैं।
ठीक है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ में मिलकर रहते हैं लोग, अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है, एंड इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी, ना कि लड़ाई करते हैं, सिंपल। फिर एक आता है आपका थर्ड पे, आपका रिवॉल्यूशनिज्म, इसको बोलते हैं हम कांतियन। ये सिंपल है, कुछ चीजें होती है ना जो स्टेट बाउंड्रीज के बाहर होती है, जैसे कि आपका ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे नो मैटर व्हाट सारे नेशंस को आके साथ में चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा, चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, उसको वो बोलते हैं रिवॉल्यूशनिज्म, ठीक है। एनी डिटरमाइन करते हैं ग्लोबल जस्टिस एंड पीस को, ओके। तो पूछता है कि मार्टिन राइट ने 3 ट्रेडिशंस दिए हैं, रियलिज्म, रेशनलिज्म एंड आपका रिवॉल्यूशनिज्म, ठीक है। अब इस जो 3 ट्रेडिशंस है, इन पे एक थ्योरी बिल्डअप की थी या उसको एक्सपेरिमेंट किया था अपने हेडली बुल ने भी, ओके। चलिए, अगेन क्वेश्चन इज हियर, इंटरनेशनल सोसाइटी ट्रेडिशन इज आल्सो नोन एज इंग्लिश स्कूल। बात करता है सोसाइटी की, किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी सोसाइटी है जहाँ पे लोग कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, साथ में मिलकर रहते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ, अपने आप ही मान के। किसने दिया था ये? हुगो ग्रोटियस, पता होना चाहिए, ओके। हु enunciated इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी एज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 schools, रियलिज्म, नेशनलिज्म, ये आपको मार्टिन राइट। अगर ऑप्शन में मार्टिन राइट नहीं है और हेडली बुल है तो आंसर हेडली बुल आएगा, बट अगर मार्टिन राइट है तो आंसर मार्टिन राइट आएगा, क्लियर। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड द आर्म्स रेस इन इटसेल्फ इज एक्सपीरियंसिंग टेरर, ये सिंपल हेडली बुल है गाइस, बिकॉज वो मानते थे कि इंटरनेशनल लेवल पे ना सोसाइटी है जो कोऑपरेट कर सकती है, पीस उसको चाहिए, ठीक है, वो चीज मेंटेन हो सकती है। एंड जो आर्म रेस होती है ना, कि जो सामने वाला हथियार बना रहा है तो हम भी हथियार बनाएंगे, और एक कंटिन्यूस रेस हो जाती है, वो सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने आप एक टेरर, एक डर का माहौल क्रिएट कर देती है, इसके लड़ाइयाँ हो जाती है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ही बिलीव्ड इन पीस एंड ऑल, उसका आंसर है हेल्डेबल, ठीक है। तो बोलते थे जो आर्म रेस है ना, वो टेरर का एक्सपीरियंस, डर का एक्सपीरियंस है, जो अच्छा नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं थर्ड पे, थर्ड अप्रोच है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म सिंपल ये दिया है आपके डेविड मित्रानी ने, ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है पहली चीज, ठीक है। इसको बोला गया है रिवॉल्यूशनरी अप्रोच, बिकॉज पहले क्या था, हम बात करते थे स्टेट सेंट्रिक, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे ना, नेशन स्टेट्स आएंगी, मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी, उनके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगी, डायलॉग करेंगे, इन चीजों को रिजॉल्व करेंगी, ठीक है। बट जो डेविड मित्रानी बोलते हैं कि नहीं, जो स्टेट है ना उसको हटा दो, स्टेट का रोल ही हटा दो, हम बनाएंगे इंस्टीट्यूशंस होंगे, बट इनको चलाएगा नेशन स्टेट्स नहीं, इनको चलाएंगे टेक्निकल एक्सपर्ट, जिनको नॉलेज होगी इस फील्ड की। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू एच ओ एक नेशन नहीं चलाता, या एक कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं चलाता, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स चलाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सब लोग उनकी मानते भी हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ये बायस नहीं होते, किसी की साइड नहीं होते, सबके लिए इक्वल चीजें करते हैं। इस तरीके से हम कोऑपरेशन को बेटर हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जो नेशन स्टेट होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको हटा दो सिंपल, तो एक बायसनेस, सेल्फिश नेचर वो आएगा ही नहीं, तो हम बेहतर तरीकों से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे एंड एक्चुअली पीस को स्टैब्लिश कर पाएंगे। इसको बोलते थे कि धीरे धीरे चेंज करो टेक्निकल कोऑपरेशन से, इसको बोलते थे पीस बाय पीसेस, ठीक है। उनका एक वर्क था और वर्किंग पीस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज को लिख लो यार, लिखते जाएगा, वट एवर आई एम टेलिंग यू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि धीरे धीरे करके चीजें चेंज करो विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ताकि अपने आप ही पीस को स्टैब्लिश हो जाएगा, पीस बाय पीसेस, ठीक है। पीस को स्लोली स्लोली एस्टैब्लिश करना है, सिंपल। टेक्निकल और पॉलिटिकल, कि हमें स्टेट पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो इन इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करेंगे एंड विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी भेदभाव, ठीक है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, एक बेटर सॉल्यूशन लेके आएंगे,
जिससे पीस एंड कोऑपरेशन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे होगा। वो हमेशा मानते थे कि जो फोर्स पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है, फेडरलिज्म एंड ऑल, ये गलत है, ठीक है। इसकी जगह जहां जरूरत है आपको, खाली वही कोऑपरेट करो, ताकि अपने आप एक नेचुरल कोऑपरेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। ताकि लड़ाई झगड़े के रीजन कम हो जाए। जबरदस्ती करोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। तो नेचुरली चीजें करो, एंड जहां जरूरत है वहां करो, दैट्स इट। इसका एग्जांपल है आपका ITU एंड WHO, जो टेक्निकल एक्सपर्ट संभालते हैं, ठीक है। एंड चीजें इन अ बेटर वे होती है मैनेज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम नियो फंक्शनलिज्म पे। ये देते हैं आपके हर्नेस हास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके फिलोसफर है, स्कॉलर है इस चीज के, जो बोलते हैं, जिन्होंने दिया था आपका स्पिल ओवर इफेक्ट। जो मानते हैं कि अगर आपने एक एरिया में कोऑपरेशन किया, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड किया, तो धीरे करके वो कल्चर पॉलिटिकल उसमें भी एक्सपेंड होगा, ठीक है। जो इंटीग्रेशन वो इंक्रीज हो जाएगा ऑलवेज। इकोनॉमिक से आपका पॉलिटिकल में इंक्रीज होगा ही होगा। अगर आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप अच्छे हैं तो अपने आप ही आपके पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे अगेन यूरोपियन यूनियन का, किस तरीके से यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी, ठीक है, वो EU में बदली पूरी तरीके से। शुरू हुई थी इकोनॉमिक सेंस में, तो जो इकोनॉमीज हैं उनको हम बेटर करेंगे, जो इकोनॉमीज हैं उनको हम बेटर करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे कल्चर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, वो इंटीग्रेशन भी होने लग गया। एंड धीरे करके वो जो ये था, ये बन गया आपका EU यूरोपियन यूनियन। ये बन गया आपका यूरोपियन यूनियन, जो बहुत ही स्ट्रांग है। क्लियर? जिसको बोलते हैं हम स्पिल ओवर इफेक्ट, मतलब फैल जाना। एक से शुरुआत हुई एंड हर एरिया में धीरे करके रिलेशनशिप बेटर हो गए, एंड अपने आप ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनियन बन गया, एंड वो बहुत स्ट्रांग बना, तो वो नेचुरली बना है धीरे करके, ठीक है। एंड एक डीपर पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो गया। अब उसको तोड़ना इजी नहीं रहेगा, सिंपल। दैट इज आपका न्यू फंक्शनलिज्म। जो आपके मित्रानी थे वो बात करते थे टेक्निकल एजेंसीज की, ठीक है। तो हाथ थे वो बोलते थे जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे कि यूरोपियन कमीशन, यहाँ पे सिर्फ कोऑपरेशन फैसिलिटेट नहीं होता है, यहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अगर आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है एंड एक्टिव चेंज लेके आना है, तो लीडर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर लीडर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं रह ही नहीं जाएगी। तो वी नीड लीडर्स, वही बोलते हैं वो कि हमें पॉलिटिकल और बिजनेस एलाइट से जो लीडर्स हैं वो हमें चाहिए। हम खाली टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो लीडर्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए वो चीजें प्रोपोगेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए चीजों को इम्प्लीमेंट करना बेहतर हो जाता है। और वो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है, खाली बोलने का नहीं होता है वो, सिंपल। ओके, वो उनके पॉलिटिकल गोल्स भी होते हैं कहीं ना कहीं, सिंपल। अब आते हैं कुछ लिमिटेशंस है। पहली चीज कि कोऑपरेट करना ना इतना इजी नहीं होता है। पहली चीज, जो आप बात कर रहे हो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की, जरूरी नहीं कि वो अनबायस्ड हो हर बार। क्या पता वो किसी नेशन के लिए काम कर रहे हो, यू नेवर नो, ओके। एट द सेम टाइम कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये रिच पीपल, जो रिच कंट्रीज है, उनके लिए काम करते हैं, बिकॉज उनको वहां से डोनेशन मिलता है, ओके। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं फंक्शनलिस्ट अप्रोच के, ठीक है। चलिए, हु कॉइन्ड द टर्म फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन? सिंपल, आपके डेविड मित्रानी। बात करते हैं इसके बारे में। स्पिल ओवर इज फाउंड इन थ्योरी आपका रीजनल इंटीग्रेशन। ये किस तरीके से यूरोपियन यूनियन था, ठीक है। शुरू हुआ आपका यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से, स्टील कम्युनिटी, ताकि इकोनॉमी बेटर हो सके। धीरे करके पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल एंड जो कल्चरल रीजनल जो रिलेशनशिप थे, रीजनल रिलेशनशिप थे,
अपने आप बेहतर होते गए तो कोऑपरेशन बेटर हुआ, ट्रस्ट बेटर हुआ, तो धीरे करके जो ये थी ये यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट हो गई, इंटीग्रेशन हो गया, उसको बोलते हैं स्पिल ओवर, कि किस तरीके से ये फैला, स्पिल हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके फोर्थ पे, जो आपका इंटरडिपेंडेंस। सिंपल वो बात करता है किस तरीके से ट्रेड है या चीजें हैं, आप एक कंट्री के साथ काफी सारी चीजों पे बातचीत कर रहे हो, काफी सारी चीजों पे इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने आप में एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना इंडिया है, ठीक है, आज इंडिया है इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना, ठीक है, इनफैक्ट चाइना चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पता है कि हमारे पास, हमें पता है कि चाइना और इंडिया में इश्यूज हैं, बट स्टिल वो एक डिस्ट्रैक्शन लेवल पे लड़ाई शायद नहीं हो, बिकॉज उन दोनों कंट्रीज को पता है कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर हम लड़ाई करते हैं तो नुकसान हमारा ही होगा। तो वही चीज है कि इतने चीजों पे आप इंटरेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, ताकि जो लड़ाई की जो चीजें हैं ना वो अपने आप ही खत्म हो जाए। जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आपके रॉबर्ट क्योहाने एंड जोसेफ नाय। ये पूछता है पेपर में कई बार कि किस तरीके से जब कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड हो जाती हैं तो वो लड़ाई नहीं करती, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर लड़ाई करेंगे तो नुकसान उनका ही होगा। सिंपल। तो अलग अलग चैनल्स होते हैं। पहली चीज एनजीओ के थ्रू, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। इकोनॉमिक है, एनवायरमेंटल है, सोशल कंसर्न्स है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे आप इंटरेक्ट करते हो, ताकि खाली मिलिट्री पावर। ओके, तो ये आपको हेल्प करती है क्रिएट करने में इंटरडिपेंडेंस। ओके, एट द सेम टाइम लिंकेज पॉलिटिक्स में भी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हो गए, इन पे भी आप बात करते हो, चीजों को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। अब आता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये भी सिंपल बोलता है कि जो इंसान है, जो नेशन स्टेट्स हैं, वो खाली एक चीज पे इंटरेक्ट नहीं करते, वो हर चीज पे इंटरेक्ट करते, चाहे पॉलिटिकली हो, कल्चर हो, इकोनॉमिक हो, रीजनल हो, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, ताकि जो वॉर है वो हो ही ना, एट द सेम टाइम इंटरडिपेंडेंट हो जाए तो कोऑपरेशन पीस बेटर हो जाएगा। इसलिए बोला गया है वो आइडियलिस्टिक नहीं है, खाली सही नहीं है, वो जरूरी है। अब आता है आपका फिफ्थ, दैट इज रिपब्लिकन लिबरलिज्म। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डेमोक्रेटिक पीस स्टोरी। ये स्टार्ट किया था आपके इमानुएल कांत ने, बट एक्चुअली डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी थी वो दी थी आपके माइकल डोयले ने। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, हु गेव डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ये पूछा जाता है, यू शुड नो कि भाई ये डेमोक्रेटिक नेशंस है ना, वो पीस के बारे में बात करते हैं, वो राइट्स के बारे में बात करते हैं, लिबर्टी फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, एंड मोस्टली जो नेशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे वो भी डेमोक्रेटिक है। तो कहीं ना कहीं जो आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, वो सेम है, तो कोऑपरेशन इजी हो जाता है, इसलिए जो लड़ाइयाँ हैं वो कम होती हैं। सिंपल, ठीक है। पीसफुल पॉलिटिकल कल्चर है उनका, जहाँ पे सिटीजन होते हैं वो डायलॉग पीस में बिलीव करते हैं, ना कि फोर्स में। शेयर्ड मोरल वैल्यूज होंगे, ओपन कम्युनिकेशन होगी, अपने आप एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, स्पिरिट ऑफ कॉमर्स। अगेन आप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर दो डेमोक्रेसीज के अंदर, ट्रेड, लड़ाइयाँ और भी कम हो जाएंगी। क्लियर, चलिए। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हैज बीन लार्जली एसोसिएटेड विद माइकल डोयले एंड ब्रूस सिम्पल। Who among the following associated with democratic peace theory? आपके सिंपल माइकल डोयले। In international relations, Robert Kyohane and Joseph Nye have propagated complex interdependence. Which one of the following is not preferred tool of liberal and military force? वो military force में believe नहीं करते थे यार, वो believe करते थे cooperation peace वगैरह में, ठीक है। तो ये आएगा सिंपल, कोई रास्ता नॉट। चलो, which of the following propositions is not given by the theory of complex interdependence? There is an absence of hierarchy, yes, because आप इक्वल ट्रेड करते हो, इक्वली हर चीज में, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रीजनल हो, आप इक्वली इंटरेक्ट कर रहे हो, तो एक हायरार्की नहीं होती है, ठीक है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, इक्वल हो गए आप लोग, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि दोनों का नुकसान है, तो लड़ाई नहीं करते हैं, ट्रेड करते हैं, चीजों को इंटरेक्ट करते रहते हैं। सिंपल। देयर इज अ माइनर रोल ऑफ मिलिट्री फोर्स, यस, बहुत ही कम होता है वहां पर रोल, तो ये भी सही है। यूनिटी फैक्ट नहीं भाई, वहां कलेक्टिव स्टेट कलेक्टिवली काम करती है, अकेले काम नहीं करती है,
तो ये गलत है, इट इज आस्किंग नॉट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लिबरल नेशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी? कंट्रोल मार्केट गाइस, सिंपल। जब भी आप लिबरल की बात करते हो ना, कंट्रोल मार्केट आएगा ही नहीं, फ्री ट्रेड आता है, ट्रेड करो खूब सारा, सिंपल। एंड स्टेट की सोवरेनिटी मेंटेन रहती है गाइस। ठीक है, चलिए अब लिबरल थ्योरी इन प्रैक्टिस की जो लिबरल थ्योरी है ना, सिंपल, वो तीन चीजों फोकस करती है। किस तरीके से हम कोऑपरेशन पीस को मेंटेन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेड करके, एंड ट्रांसनेशनल नेटवर्क होते हैं एनजीओ, एक्टिविस्ट ग्रुप, सिविल सोसाइटी, जो बात करते हैं आपके एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन राइट्स पे, उसके थ्रू भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नेशंस होते हैं जो, ठीक है, जब नेशंस है इंटरनेशनल लेवल पे, वो साथ में मिलकर कोऑपरेट करते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम, एम स्लॉटर ने दिया था थ्री टायर्ड कॉन्सेप्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पीवाई क्यू आया था, तो आई हैव एडेड इट। ठीक है, ये सिंपली बात करता है, जैसे रियलिज्म था, वो बात करता था किस तरीके से जो नेशन स्टेट्स हैं वो लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ पावर के लिए। ठीक है, बिकॉज वो अपने बारे में सोचते हैं, दैट्स इट। एम्स स्लॉटर बोलते हैं, उन्होंने डेवलप किया, इंस्पायर्ड थे वो एंड्रू मोरेविक, जो लिबरल फिलॉसफी थी, उनसे वो काफी इंस्पायर्ड थी। तो उन्होंने उससे इंस्पायर होकर बात किया किस तरीके से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटल इंटरेस्ट, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कि किस तरीके से अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, ठीक है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो वो डिटरमाइन करता है कि आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो कैसे रहेंगे। एट द सेम टाइम सोसाइटल इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करता है इंटरनेशनल लॉ। तो वो 3 लेवल देती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल्स किस तरीके से वर्क करता है इंटरनेशनल लॉ। पहला इंडिविजुअल लेवल पे, हाउ इंटरनेशनल लॉ वर्क्स। पहले करता है इंडिविजुअल लेवल पे, सिटीजन्स हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, जो बात करते हैं आपका ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। ठीक है, पहली चीज। दूसरी स्टेट और डोमेस्टिक लेवल, जो आपकी कंट्री के अंडर हो रहा है, कि आप किन चीजों को सपोर्ट कर रहे हो, किन चीजों को प्रमोट कर रहे हो, वो डिटरमाइन करता है कि इंटरनेशनल लॉ, कि आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या बात करोगे, किस चीजों को सपोर्ट करोगे। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड लेवल पे आपका इंटरनेशनल एंड ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यूएन जैसी आपकी जो बॉडी है, वो डिटरमाइन करती है आपके इंटरनेशनल लॉ। तो 3 लेवल पे इंटरनेशनल लॉ है, डिटरमाइन करता है। यहाँ पे आप कोऑपरेट करते हो, साथ में मिलके चीजों को सॉल्व करते हो। क्लियर? चलिए, who has proposed a three-tiered conception of international law based on Murawaki's neoliberalism? Simple आपके एम स्लॉटर। आई एम रियली वर्किंग हार्ड गाइज। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रही है चीजें, तो प्लीज गाइज, ठीक है, मेक श्योर करो आप शेयर करो, लाइक करो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, सो मोटिवेशन बनी रहती है, इसी तरीके से हम लोग मेहनत करते रहेंगे, बिकॉज माई एम इज गाइज कि आप जब भी एग्जाम में बैठो ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, सो दैट आप 100 के 100 सही करके आओ यार। मेरा यही एम है। जो क्वेश्चन है ना, कोई नहीं पढ़ाता, मोरावास्की का न्यू लिबरलिज्म क्या है, एम स्लॉटर ने क्या पढ़ाया, नो बडी टीचेज यू। आई मेक श्योर कि आई कवर एवरी सिंगल क्वेश्चन, सो दैट कोई भी चीज मिस ना हो। तो प्लीज, ठीक है, और द सेम एट द सेम टाइम, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है या कोई भी इशू है, तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में छोड़ के जाया करो, सो दैट मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स को, तो हमें समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरी तबियत खराब है, थोड़ा आपको वॉइस से लग भी रहा होगा, बट स्टिल आई एम कवरिंग द वीडियो बिकॉज दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। मैंने अगर लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई विल मेक श्योर कि आपका एग्जाम अच्छा हो, तो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। ठीक है, एटलीस्ट आप कर सकते हो, फीडबैक दो अपना, ठीक है, एंड शेयर करो लोगों के साथ, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट हम लोग को विजिबिलिटी मिलती रहे एंड मोटिवेशन रहे इसको कंटिन्यू करने का। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम न्यू लिबरल अप्रोच की। अभी तक हमने क्या किया, हमने पढ़ा किस तरीके से क्लासिकल लिबरलिज्म हुआ, ठीक है, फिर हमने पढ़ा लिबरल ट्रेडिशंस सारे के सारे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपका न्यू लिबरलिज्म।
जो आपका बेसिकली न्यू लिबरलिज्म में सेम ही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वही बात करता है किस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है, वो वर्क करते हैं। किस तरीके से उनके थ्रू आप कोऑपरेशन, पीस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, एस्टैब्लिश कर सकते हो, सिंपल। तो यहाँ पे पहले आते हैं आपके कुछ वर्क्स रॉबर्ट क्योहाने की आफ्टर हेजेमनी एंड रॉबर्ट एक्सलॉर्ड की आपकी एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं गाइस, इनको हमको नोट डाउन करना है, कोई भी चीज मिस आउट नहीं करनी है, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग हम बात करते थे हमेशा से कि किस तरीके से जो न्यो रियलिज्म में कि लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं खत्म नहीं होंगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा। बट जो न्यो लिबरलिज्म था वो बिलीव करता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम चीजों को सही तरीके से ले भी सकते हैं। इट इज अपॉन अस हाउ वी आर टेकिंग थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, किस तरीके से हम चीजों को ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल रेशनल चॉइस थ्योरी है, पब्लिक चॉइस थ्योरी है, आपका गेम थ्योरी है, यहाँ पे ठीक है हम बात करते हैं किस तरीके से जो नेशन स्टेट्स है अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, और जीतने के बारे में सोचते हैं। एट द सेम टाइम हम इन चीजों से सीख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन वर्क करते हैं एंड किस तरीके से हम उन चीजों को समझ के पीस एंड कोऑपरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज पॉसिबिलिटी है कोऑपरेशन की, तो क्यों ना हम वहां पे टिके रहें। तो वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लड़ाइयाँ होती रहे, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम कोऑपरेशन पीस को मेंटेन करते रहेंगे एंड ऐसा ही होना चाहिए गाइस, ठीक है। अब तो टिके रहते हो ना, चीजें हो जाती हैं, तो यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। खाली पढ़ना नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, रोज पढ़ो, ठीक है, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ो यार, बट स्टडी डेली, ठीक है, रिवाइज करना है आपको डेली एंड प्रैक्टिस करो, तभी एग्जाम क्लियर होगा, ये करना है, ठीक है। और अपना फीडबैक लिख के जाया करो उसमें कमेंट में, एज आई टोल्ड यू, पता होना चाहिए एंड प्रिपरेशन अब कैसे चल रही है वो भी लिखो, सो आई नो कि आपका क्या तैयार हो गया, क्या प्रिपरेशन नहीं हुआ है, सो दैट मैं अकॉर्डिंग टू दैट चीजों को प्लान कर सकूं आगे भी, ठीक है ना, प्लीज। अब द सेंट्रल रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगेन कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है कि जितने भी नेशन स्टेट्स हैं साथ में मिलके आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों को, ताकि बेहतर चीज़ें हो पाए, ओके। इस्टेब्लिश नॉर्म करते हैं, कुछ रूल्स एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो पाए। तो एक ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बिल्डअप होता है अपने आप ही, ठीक है। एंड डिटरमाइन करता है किस तरीके से स्टेट्स बिहेव कर रही हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, ताकि वो अपनी मनमानी ना करें, सबके साथ मिलकर सोचें। नेगोशिएशन, कोई भी इशू है आप नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है, अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो, एक प्लेटफॉर्म दे प्रोवाइड करता है उनको, ठीक है। सिक्योरिटी डिलेमा को कहीं कहीं रिड्यूस करता है, बिकॉज हम सिंपल बात करते थे पहले, सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है कि अगर दूसरा हथियार बनाना है तो हम भी हथियार बनाएंगे, वो हमें डर है कि वो हम पर अटैक कर देगा, वो बनाता रहेगा, हम भी बनाते रहेंगे, तो एक आर्म रेस शुरू हो जाती है, जैसे हेडली बोल बोलते थे कि वो गलत है, वही चीज वो गलत है, उसकी जगह हम लेके आएंगे सिक्योरिटी कम्युनिटी। सो कॉन्सेप्ट कैसे दिया है हमारे कार्ल डिशेस ने, जिन्होंने अपना आपका कम्युनिकेशन थ्योरी भी दी है। क्लियर। तो जब हम लोग साथ में लेके आएंगे तो डर कम रहेगा, ठीक है, डर कम रहेगा तो चीजें बेटर हो जाएंगी, अपने आप लड़ाई कम होगी। चलिए, अब आता है रिजाइम थ्योरी। रिजाइम थ्योरी सिंपल बात करता है किस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने खुद के रूल्स, नॉर्म्स, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेके आती है, ताकि जो स्टेट है अपनी मनमानी ना कर पाए, ठीक है, सबके साथ मिलकर काम करे, कोऑपरेट कर पाए, ठीक है। स्पेशली जो इश्यूज है आपके ट्रेड है, एनवायरमेंट है, ह्यूमन राइट्स, उस पर, ठीक है। तो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, आपको इस तरीके डिसीजन बनाना है, ठीक है, आपको इसके अकॉर्डिंग डिसीजन बनाना है, ताकि चीजें बेटर हो पाए, लड़ाइयाँ कम हो, सिंपल, ठीक है। दैट इज आपका रिजाइन थ्योरी। तो रिजाइन थ्योरी किसे फोकस करता है, पहली चीज रूल्स पे, नॉर्म्स पे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, जो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से जो स्टेट है वो अपना बिहेवियर कर रही है, किस तरीके से बिहेव कर रही है वो, ठीक है, एंड किस तरीके से जितने भी नेशंस है हम लोग साथ में मिलके कलेक्टिवली, ठीक है, डिसीजन बना रहे हैं, स्पेशली ऑन इश्यूज लाइक ट्रेड, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स,
ओके चलिए क्वेश्चन, ये अभी आया रिसेंट 2021 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रेजाइम थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिंपल, रूल गवर्न बिहेवियर, जो स्टेट है उनका जो बिहेवियर गवर्न करता है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं एक एनार्कल इंटरनेशनल सिस्टम में, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे कैसे जो नेशनल स्टेट से बिहेव करते हैं वो डिटरमाइन करता है विद द हेल्प ऑफ नॉर्म्स, रूल्स, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये भी सही है, ए सही है हमारा, डी सही है हमारा, सिंपल ए डी दो आ रहे। अच्छा, डेफिनेशन है इसकी इंटरनेशनल रिजाइम्स की, जो क्रासनर दी थी अपनी बुक 1983 में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको पढ़ लेना। वही सेम चीज़ है कि जो इंटरनेशनल रिजाइम्स है ना, उनको कैसे डिफाइन करते हो आप। सिंपल, उनके उनके प्रिंसिपल होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, एंड एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग सब लोग मिलके कलेक्टिवली डिसीजंस बनाते हैं, चीजें सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगेन आपको कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आ जाता है, किस तरीके से जो स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, ठीक है, एक चीज पर नहीं बल्कि काफी चीजों के साथ मिलके चीजें करते हैं, ठीक है। मतलब स्टेट आ गया, सेंट्रल एक्टर्स, वो चीज देखते हैं अपनी। फिर आता है यूएन, यूएन का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूएन है, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, इनका अपना रोल होता है, ठीक है। फिर आते हैं एमएनसीज, इनका अपना रोल होता है। फिर आता है कोई एनजीओस। तो जो नेशन है ना, वो इन सब चीजों के साथ, ठीक है, मिलके कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके चीजों को बनाता है, डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज पे आप खाली रिलेट नहीं करते हो, आप काफी सारी चीजों के साथ मिलके काम करते हो, ओके। अपने आप की जो नेशन स्टेट्स है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज इट क्रिएट कोऑपरेशन, बिकॉज सबको साथ में मिलके जो भी इतने भी इशूज है, चाहे एमएनसीज हो, एनजीओज हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, सब लोगों को मिलके आना पड़ेगा एंड इन पे चीजें काम करनी पड़ेंगी, अपने आप एक इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। क्लियर। तो किस तरीके से जो स्टेट है और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, एनजीओज हैं, कैसे मल्टीपल चैनल्स में एक साथ रिलेट करती हैं, कनेक्टेड है, ठीक है। इकोनॉमिक है, सोशल है, डिप्लोमेटिक है, खाली मिलिट्री नहीं है, ठीक है ना। इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री, इट इज अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। तो काफी चीजें स्टेक में होती हैं, इसीलिए लड़ाई कम होती है। उनको पता है कि हम काफी चीजों में एक साथ हैं, अगर लड़ाई करेंगे तो नुकसान दोनों का होगा, इसीलिए लड़ाई नहीं करते हैं और कोऑपरेशन मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया और इंडिया है, ठीक है, हमें पता है स्टार्टिंग से ही जो रशिया है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, कल्चर हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो या इकोनॉमिक हो, हर जगह रशिया ने किया है। तो कहीं ना कहीं एक इंटरडिपेंडेंस बन गया है तीनों साइड में, स्ट्रेटेजिक भी है हमारे पास, पॉलिटिकल सपोर्ट भी किया उसने, वो हमेशा हमें सपोर्ट करता है, स्पेशली यूएन में, कि इंडिया को भी एक परमानेंट सीट होनी चाहिए, ठीक है। कल्चर, शाहरुख खान काफी फेमस है रशिया में, ठीक है। तो इन तीनों चीजों पे कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, रशिया के साथ। इसीलिए जब यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, तो इंडिया ने बोला था कि रशिया ने जो किया वो सही नहीं किया, ठीक है। बट जब बात आई वोट करने की अगेंस्ट रशिया, इंडिया ने नहीं किया, बिकॉज उसको पता है कि काफी सारी चीजें हैं जहां पे वो अपने रिलेशन शेयर करता है रशिया के साथ, तो वो उस चीज को खराब नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता वहां पे जाके। सिंपल, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, कि किस तरीके से जो नेशन स्टेट्स होते हैं ना, या नॉन स्टेट एक्टर्स, काफी सारी चीजों के साथ मिलके इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो लड़ाई के जो चीजें, रीजन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं और कोऑपरेशन के रीजन ज्यादा हो जाते हैं। एक पलड़ा भारी होगा तो अपने आप ही लड़ाई नहीं होगी, सिंपल। चलिए, अब आते हैं कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी, कि नॉर्मली जो वेस्ट नेशन होते हैं, पहली बात डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सबके लिए काम नहीं करते हैं, ये काम उनके लिए करते हैं जो डेवलप्ड नेशन होते हैं, जो उनको डोनेशन प्रोवाइड करते हैं। पहली चीज, कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं,
वो डेवलप कंट्रीज के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यही चीज है, ठीक है। और जो ग्लोबल कैपिटल मोबिलिटी है ना कहीं जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है सोशल वेलफेयर की, हमने बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लिबरलिज्म की, कैपिटलिज्म की, तो जो सोशल वेलफेयर है ना पॉलिसीज वो कहीं ना कहीं कम हो गई हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कौन बेनिफिट कर रहा है, कैपिटल लोग, रिच लोग या पुअर लोग, ओके। बिकॉज जब डेमोक्रेटिक आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, आपकी लिबरलिज्म आ गई, तो आइडिया ऑफ सोशलिज्म कहीं ना कहीं दब गए, तो ये भी क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। रॉबर्ट कॉक्स का काफी एक इम्पोर्टेंट फिल्म वो है, ये हम पढ़ेंगे इनके बारे में कंस्ट्रक्टिविज्म में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको यूजीसी नेट का, जो बोलते हैं कि थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, थ्योरी का हमेशा कोई ना कोई पर्पस होता है एंड किसी ना किसी के लिए होती है वो, ठीक है, क्लियर। अब अगेन आपके लिमिटेशंस हैं, ठीक है, इश्यूज हैं, बट फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, समझने के लिए कि हाँ ठीक है, एक अनार्की वर्ल्ड है जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी पीस एंड कोऑपरेशन हम ला सकते हैं अगर हम अच्छे से कोशिश करें तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, सिंपल। दैट्स इट गाइस, आपका टॉपिक खत्म हो गया है, अब क्वेश्चंस है कुछ, उसको सॉल्व करते हैं एंड दैट्स इट। हु सेड दैट इंटरनेशनल रिलेशंस आर इनहॉस्पिटेबल टू लिबरलिज्म? ये आपके स्टैनली हॉफमैन है। वो सिंपल बोलते हैं कि जो लिबरलिज्म है ना वो आप फॉलो नहीं कर सकते यार, पीस एंड कोऑपरेशन नहीं आ सकता, बिकॉज सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, वो सब लोग सेल्फिश है, ठीक है। सब लोग अपने अपने पावर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो, चाहे वो गल्फ रीजन में जो पैलेस्तीन इसराइल में चल रहा है, तो कितना भी हम पीस की, ह्यूमन राइट्स की बात कर लें, ये चीजें होती रहती है। तो वही चीज बोलते थे स्टैनली हॉफमैन, जो इंटरनेशनल अफेयर्स है ना दे इनहॉस्पिटेबल, वो कंपेटेबल है ही नहीं लिबरलिज्म के आइडिया के साथ, सिंपल। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिबरल थिंकर? ये गाइस आपके ये है स्टेफन वॉल्ट, ये रियलिज्म में बिलीव करते हैं आपके, ठीक है। पता है हमें, ये बात करते हैं आपके रॉबर्ट क्योहाने, बात करते हैं आपके लिबरलिज्म की, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, माइकल डोएले, रॉबर्ट क्योहाने, ये भी बात करते हैं आपके लिबरल थिंकर है ये भी, ठीक है। चलिए, in the sphere of international relations the supporter of liberalism emphasize on simple justice and liberty, शांति, ठीक है ना। रीजन अलायंस नहीं आएगा गाइस, ठीक है। अगर आप देखो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर में भी यूएस था, यूएसएसआर था, ठीक है। तो जिन्होंने यूएस को सपोर्ट किया वो नाटो में आ गए, जिसने यूएस वो वॉर्सो में आ गए, वॉर्सो पैक्ट। लड़ाई थोड़ी रुक गई, पीस थोड़ी वो आ गया, तो वो नहीं है गाइस। रीजन अलायंस अलग होती है, इंटीग्रेशन अलग होता है, ठीक है ना। जस्टिस लिबर्टी आती है, वो सपोर्ट करता है आपका लिबरलिज्म, क्लियर। Which of the following was an important figure in the development of liberal perspective? सिंपल, आपके वुडरो विल्सन, ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, बिकॉज वही बात करते हैं लिबरलिज्म की, फ्रीडम की, राइट्स की, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ड्रॉज ऑन सिंपल डेलीगेशन एजेंसी, जहां बात करते हो साथ मिलके, बात करते हो, डेलीगेट करते हो, डिस्कस करते हो एंड एक सॉल्यूशन पे, एक बेटर रिजल्ट पे ले आते हो, ठीक है, सिंपल। पॉजिटिव पीस इंप्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप, सी साइड थोड़ी है, सिंपल, ठीक है। रिलेशनशिप बदल रहे हो आप, चीजें वो चेंज कर रहे हो प्रॉपर वे में, अपने आप ही एक पीस एस्टेब्लिश हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म? सारे हैं गाइस, कॉम्प्लेक्स भी आता है, इंस्टीट्यूशनल भी आता है, रिपब्लिकन भी आता है, न्यू लिबरल भी आता है, क्लासिकल भी आता है, क्लासिकल भी पढ़ा है मैंने आपको, कैसे बात करता है किस तरीके से जो इंसान है उसमें रीजन है, ठीक है, सोच समझ सकता है वो, फ्रीडम के बारे में बात करता है, फ्री ट्रेड के बारे में बात करता है, तो सब आएंगे इसमें, ठीक है। अभी रिसेंट पेपर है 24 का यूजीसी नेट, ठीक है, सारे आएंगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और सॉफ्ट पावर? गाइस अच्छा, हम लोग पावर है ना डिवाइड करते हैं तीन में, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। सॉफ्ट में आती है आपकी, हार्ड में आती है, हार्ड पावर, पावर,
पावर ऑफ अ नेशन, ऑफ अ कंट्री, ठीक है, हार्ड पावर, जिसमें आते हैं आपके मिलिट्री, मिलिट्री हो गई, फोर्स हो गया, किसी भी तरीके का, ठीक है, ये आती है आपकी हार्ड पावर। फिर आती है आपकी इकोनॉमिक पावर, जहाँ पे आपकी इकोनॉमी हो गई। फिर आती है आपकी एक सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर सॉरी, जिसमें आता है आपका कल्चर, डिप्लोमेसी, जिससे आप एक हेजेमनी क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में आज ब्लू जींस, बर्गर, ये यूएस का है, तो ये यूएस की पावर दिखती है, उसका एक्सप्रेशन दिखता है, उसका इन्फ्लुएंस दिखता है, तो एक सॉफ्ट पावर का एग्जांपल है, ठीक है। अब डिप्लोमेसी यूज करते हो तो वो भी सॉफ्ट पावर का एग्जांपल है, क्लियर। तो सॉफ्ट पावर कैन बी यूज्ड बाय नेशन स्टेट एक्टर्स, यस, कैन बी यूज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, यस, इट इज अबाउट इन्फ्लुएंस, सिंपल। सेकंड फेज ऑफ पावर, यस। आइडियलिज्म नहीं, आइडियलिज्म के बारे में बात नहीं करती वो, ठीक है। तो कल्चर के बारे में बात करती है। आइडियलिज्म इज लाइक पीस एंड ऑल, वो बात नहीं करती है इस चीज के बारे में, वो बात करती है कल्चर, डिप्लोमेसी, ठीक है, शांति से अपना हेजिमनी, अपनी पावर को क्रिएट करना। एबीसी आएगा इसका आंसर, सिंपल। हु हैज कॉइन्ड सॉफ्ट पावर्स, ये आपके जोसेफ नायर है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इनफैक्ट रीसेंट पेपर में आया हुआ है। लिबरलिज्म इन आईआर स्टैंड्स फॉर इंटरवेंट विद बिलीव इन फोर्स एंड बैलेंस वॉर। हाँ, ये वॉर इज अननेसेसरी, कि वॉर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि वॉर को इग्नोर ही कर दो पूरी तरह, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन जो वॉर है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम जब पीस एंड कोऑपरेशन की चीजें कर सकते हैं तो हमें वॉर की जरूरत नहीं है, सिंपल, दैट्स इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ शॉपकीपर डिप्लोमेसी। देखो गाइस, ये पीसफुल अप्रोच है, ठीक है, कि सिंपल जैसे शॉपकीपर होता है, आपको अपनी बात समझाता है, ठीक है, और आपको खरीदने को मजबूर कर देता है अपनी बातों से ही, तो वैसे ही है कि बातचीत से चीजें सॉल्व कर लो, दैट्स इट, दैट इज आपका शॉपकीपर डिप्लोमेसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है रिसेंट पेपर में भी, ठीक है। तो पीसफुल अप्रोच है, आप सिंपल कॉम्प्रोमाइज से बात करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो, यस, ये भी सही है, ये भी सही है। साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, यस, जैसे शॉपकीपर होता है, जैसे आपको मना लेता है अपनी चीजों को बेचने के लिए बातों से ही, वैसे ही इसमें भी चीज चलती है, ठीक है। इट ट्राई टू सेफ गार्ड नेशन वॉर ओनली, नहीं, नहीं, ठीक है। अच्छा गाइस, एक चीज और, जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो ना, जहां भी आंसर में ओनली है ना, तो वहां पे ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज ओनली वाले ऑप्शंस हमेशा मोस्टली 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 गलत होते हैं, बिकॉज जो स्कोप होता है ना हमेशा ज्यादा होता है, तो ओनली जो लिमिट कर देता है स्कोप को, हमेशा वो आंसर्स हमेशा गलत होते हैं, ओनली वाले मोस्टली, ठीक है ना। तो हमेशा जहां भी ओनली है ना उसको ध्यान से पढ़ो, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय एहकार, सिंपल 20 ईयर क्राइसिस पढ़ चुके हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म इन आईआर। इस पीपीटी पे काफी मेहनत की गई थी, लिटरली काफी मेहनत की थी मैंने, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग जो आ सकता है आपके एग्जाम में। अब फाइनली आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, liberalism in IR, liberalism as an ideology, and liberalism in IR खत्म होता है, 1 2 एंड 3। कल से हम सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, एंड सारे कॉन्सेप्ट गाइस वेबसाइट पे ही आएंगे, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका इक्वालिटी है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट आपके इक्वालिटी, राइट्स, जस्टिस, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, स्टेट, ये सब आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, वीडियो लेसन पे जाओगे आप सिंपली, ठीक है, सिंपली सर्च करना, सिंपली डालना पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, इक्वालिटी, राइट, जस्टिस, सब यहीं पर ही अपलोड होंगे, यूट्यूब पे नहीं आएगा वो चीज, क्लियर। तो आप सिंपली एनरोल कर सकते हो।
बाकी सब चीजें हैं गाइस कवर यहाँ पे, ठीक है। नोट्स है, वीडियो लेसन्स हैं, आपके मॉक टेस्ट है, सिलेबस है, PYQs है। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डू चेकआउट यार, यहाँ पे आपको लाइक एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस एट वन प्लेस। उसको सोच के हमने ये वेबसाइट बनाई है ताकि आपको डिफरेंट सोर्सेज को जाके ढूंढना ना पड़े। ओके, बाकी इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट गाइस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी दिस इज टेलीग्राम आईडी गाइस, ठीक है। इसको फॉलो कर लेना, एक्स्ट्रा नोट्स, PYQ, डेली क्विज, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसको स्कैन करो, फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी है, यू कैन फॉलो इफ यू वांट, टोटली अप टू यू। ईमेल आईडी, कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप ईमेल कर सकते हो एंड टीम आपको रिप्लाई कर देगी। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज खुशी चित्रा सिंगल फॉर यू। आई होप यू हैड अ गुड टाइम।